आज की हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर मैं प्रीवियस क्लास के डाउट्स लूंगा और रिवाइज कराऊंगा, नया कुछ भी नहीं कराऊंगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो अपना वीडियो ऑन करेगा एटलीस्ट, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ के भी जो मुझे मिलते हैं, मैं पहचानता ही नहीं हूँ कौन है। वो कहते हैं कि फिर हम तो आपके पास इतने दिन से पढ़ रहे हैं, मैंने आपका कोई फेस ही नहीं देखा। तो आप जो भी क्वेश्चन पूछता है वो एटलीस्ट क्वेश्चन पूछते टाइम अपना वीडियो ऑन करें, और कंफर्टेबल हैं तो वो रखें ऑन, अनकंफर्टेबल यदि उनको लगता है तो ऑफ कर दें, कोई बात नहीं है। हाँ, अब आप पूछिए मैडम ज्योति कृष्ण मैम कि दैट इज। जो अनटेनेंटेड का वो किस राशि में, उससे कोई भी मतलब नहीं है। अच्छा। अनटेनेंटेड 3 तरीके से होते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। किसी और को कोई और डाउट हो वो बताए, मैं अनटेनेंटेड पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आज। किसी और को कोई और डाउट है कि ये चीज हमें समझ में नहीं आई अभी तक की क्लासेस में? सर वो जो गोल्डन रूल है ना, उसमें फोर्थ वाला और उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप लाइव चार्ट में थोड़ा वो करोगे ना तो ज्यादा मैं अभी प्रैक्टिकली लाइव समझ। चार्ट में आपको फोर्थ बता दूंगा। और कोई बोलिए, सभी को स्क्रिप्ट बनाना आ गया? मैं 1 बाई 1 पूछ रहा हूँ, एक एक चीज, तो उसका आंसर आप मुझे बताइएगा जिसको नहीं आया हो। फर्स्ट वन, सभी को स्क्रिप्ट बनाना आ गया? जिसको नहीं आया है वो बता सकता है मुझे। स्क्रिप्ट बनाना सभी को आ गया कि हमें कौन सा इवेंट देखना है, तो उस इवेंट से रिलेटेड स्क्रिप्ट हम किस तरीके से तैयार करेंगे, फर्स्टली। दूसरी चीज, सभी को आरपीज मैंने बताए थे, कॉम्प्लिकेटेड में मत जाइए, बेसिक आरपीज सभी को आगे बनाने। कॉम्प्लिकेटेड हम जब डिस्कस करेंगे केस तो मैं और क्लैरिफाई कर दूंगा। जी, अनंत लक्ष्मी मैम। सर मुझे वो ऑर्डर हमेशा कंफ्यूजन में आ जाती हूँ मैं। नहीं, ऑर्डर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना, मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ उस क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट वन, स्टार लॉर्ड ऑफ द लगना। सेकंड वन, आपका साइन लॉर्ड ऑफ द लगना। थर्ड वन, स्टार लॉर्ड ऑफ द मून। फोर्थ वन, साइन लॉर्ड ऑफ द मून। फिफ्थ वन, डे लॉर्ड। अब इनमें हमें क्या देखना है, जो भी आपके आरपीज आए रिपीट हो रहे हैं उन्हें हटा देना है। इसके अलावा जो आरपीज आए हैं उन सभी के स्टार लॉर्ड नोट करना है। ओके जिसका भी स्टार लॉर्ड रेट्रो है उसे आप हटा दीजिए। सबसे ओके पहले वो हट गया। अब आपको जाकर देखना है जो आरपी बचे उनमें से किसी आरपी की राशि के अंदर राहु और केतु तो नहीं है। यदि राहु और केतु उनकी राशि में है तो वो उनके रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे, एजेंट। तो उन्हें उस प्लेनेट के बगल में लिख देंगे साइड में। अब हमें नॉर्मली क्या होता है कि मिनिमम 4 आरपीज की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज हमारे पास अभी 4 से कम आरपीज पड़ रहे हैं तो हमें 4 तो बनाने ही पड़ेंगे, बगैर उसके हम चल नहीं सकते। जो आगे हम बर्ड टाइम रेक्टिफाई करेंगे या अदर हॉररी में हम यूज करेंगे इनको। तो अब आपका जब यदि कम पड़ गए तो हम क्या करते हैं, लग्न में जो प्लेनेट बैठा है उसे ले लेंगे। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि लग्न में सपोज 2 बैठे हैं, तो आप ये मान के चलिए जो कस्प के जितना क्लोज है उसे लेंगे हम सबसे पहले, तो वो आपका वो हो जाएगा। यदि लग्न में कोई नहीं बैठा है तो लग्न को जो एस्पेक्ट कर रहा है अपोजिट हाउस में बैठा है उसे हम ले लेंगे। अभी भी नहीं मिला तो जो आरपीज के साथ कंजक्टेड है, कंजक्टेड माना जाता है कि पी में 3 डिग्री 20 मिनट तक का सेपरेशन है, देन ओनली कंजक्टेड होंगे। तो आरपीज के साथ जो कंजक्टेड प्लेनेट है उसे ले लेंगे। अब इनमें से कोई नहीं मिला, अभी भी कम पड़ रहे हैं। अब कम पड़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, जिसको हमने रेट्रो की वजह से, जिसका स्टार लॉर्ड रेट्रो था, नहीं राहु और केतु आ रहे हैं तो उन्हें हम अलग से आरपी ले लेंगे। अब सबसे पहले सपोज किसी के एजेंट बन रहे हैं राहु केतु, तो उन्हें अलग से आरपी ले लेंगे। अब हम मतलब उस प्लेनेट को भी रखेंगे और राहु को अलग से एक आरपी ले लेंगे। अभी भी आपके पास कम पड़ रहे हैं तो जिसे आपने स्टार लॉर्ड रेट्रो होने की वजह से छोड़ दिया था, अब उसे वापस से हम आरपी कंसीडर कर लेंगे। मगर हमारे पास ओवरऑल 4 आरपी होने ही चाहिए। विदाउट 4 आरपी हम कोई भी प्रडिक्शन नहीं दे पाएंगे। कम से कम 4 आरपी हमें होने चाहिए। क्लियर है मैम? यस रेखा कुमार मैम ने हैंड रेज किया हुआ है, प्लीज। जी सर। सर मुझे थोड़ा सा ये गोल्डन रूल जो पढ़ाए थे ना आपने, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये समझ में ही नहीं आया। अभी मैं और सर, एक्सप्लेन और कर सर दूंगा, जो वो आपने। गोल्डन रूल अभी कर दूंगा। जी। एनी अदर डाउट्स? ज्योति मैम। सर ओके। सर मुझे पूछना था, इंडिपेंडेंट हाउस और हिडन हाउस में क्या डिफरेंस है कोई हिडन मेन? हाउस वर्ड मैंने बोला नहीं है। हिडन हाउस पता नहीं कहाँ से है। सॉरी आई इंडिपेंडेंट मीन। हाउसेज वो होते हैं किसी की भी स्क्रिप्ट में यदि वो आ रहे हैं तो ओके। उन हाउसेज के रिजल्ट आपको दूसरे हाउसेज पर डिपेंड नहीं करते। एक तरीके से उनका कोई नेगेशन नहीं होता।
कोई भी ओके प्लेनेट जब अपनी दशा में आएगा तो उसकी स्क्रिप्ट में यदि इंडिपेंडेंट हाउसेज आ रहे हैं तो उनके रिजल्ट आपको पूरे मिलेंगे। दैट इज द इंडिपेंडेंट हाउसेज ओनली। हिडन हाउसेज कहाँ से आया? मैंने कोई हिडन हाउस वर्ड बोला हिडन नहीं है। हाउस मीन सर जो अनटेनेंटेड प्लैनेट है तो नहीं, उसको हम सीएसएल अनटेनेंटेड में हिडन हाउस नहीं है। नहीं, माइक तो कोई ऑन नहीं नजर आ रहा है सर। आई मीन जो हम अनटेनेंटेड प्लैनेट को हम कोई प्लैनेट अनटेनेंटेड है तो उसको सीएसएल की कॉलम में चेक करते हैं कि हाँ अगर तो वो वो, वहां हाँ आप सुनिए ना, वो उसको आप हिडन हाउस क्यों बोल रहे हैं कि आपने देखा कि एक पर्टिकुलर जो किसी भाव का सीएसएल अनटेनेंटेड है, इसका मतलब उसकी दशा आ गई तो उसके रिजल्ट मिलेंगे। सिंपली ये बताया हमने, रूल नंबर 1। या रूल नंबर 2 हमने बताया है, जो रूल 3 था वो रूल ये बताया था, यदि कोई अनटेनेंटेड प्लेनेट किसी भी भाव का सीएसएल नहीं है, अब वो किसी भाव का, अनंत लक्ष्मी मैम प्लीज म्यूट कर लें, सॉरी। सभी लोग म्यूट कर लें, क्योंकि वो काफी लोगों के पास जिनके सेंसिटिव माइक है उनको डिस्टरबेंस आता है बहुत ज्यादा, तो सभी म्यूट कर लें, उससे अच्छा रहेगा। तो देखिए अनटेनेंटेड प्लेनेट का जो बताया दूसरा, यदि वो किसी का सीएसएल नहीं है तब हम देखेंगे कि वो किसी भाव का नक्षत्र लॉर्ड तो नहीं बन रहा है। तो जिस भाव का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है उसका वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होगा। ये मैंने रूल नंबर 3 बताया था। ये मैं वो टॉपिक आपको अभी और रिवाइज करा देता हूँ पूरा ही। इसके अलावा किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। मैं आपकी एग्जाम लेने वाला हूँ आज की क्लास में, इसलिए मैंने कहा माइक ऑन रखना, मैं पूछूंगा सभी से, तो आप पहले क्लियर कर लीजिए, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आज के बाद हम प्रेडिक्शन पे चले जाएंगे, कल से आप एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे पूरे। कोई आएगा उसको आप बताओगे भाई साहब की शादी होगी और इस डेट को होगी, कल से सर शुरुआत है। ये रूल नंबर 3 एक बार फिर से रिपीट हाँ वो करना है चलो मैं चारों रूल रिपीट कर दूंगा, इसके अलावा कोई और? पंकज व्यास जी। हाँ सर, जैसे हम स्क्रिप्ट बनाते हैं तो सबसे पहले कस्पल सबलॉर्ड को नोट करते हैं, उसके बाद उसके नक्षत्र लॉर्ड, फिर उसका सब लेते हैं। तो फिर जब टाइमिंग ऑफ इवेंट जब करते हैं तो अभी कस्पल सबलॉर्ड अभी टाइमिंग अगर छोड़ दो, आप टैलेंटेड प्रॉमिस, हाउस। टाइमिंग छोड़ दो, अभी हमने कराया नहीं है। प्रॉमिस में तीनों चीजें लेते हैं, ठीक है? ओके। सीएसएल लिया, अब आप म्यूट कर लो, मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। सीएसएल लिया, वो आपका मेन प्लेनेट हो गया, उस प्लेनेट की नेचर पे भी सब कुछ डिपेंड करता है, अभी मैं बताऊंगा। सीएसएल का नक्षत्र लॉर्ड लिया और उसका सब लॉर्ड लिया। सीएसएल सोर्स ऑफ इवेंट है, कहां से इवेंट होगा। नंबर 2, जो उसका नक्षत्र लॉर्ड है वो रिजल्ट बताएगा आपका कि इवेंट होगा कि भी कि नहीं होगा। और उसका जो सब लॉर्ड है वो आपको टेस्ट बताएगा, और वो मॉडिफायर की तरह भी एक्ट करता है, वो आपके रिजल्ट को मॉडिफाई करने की भी ताकत रखता है। ये 3 सेंटेंस आप याद रखें। आपको सोर्स ढूंढना है कहां से होगा, तो आप कस्पल सब लॉर्ड के नंबर ढूंढोगे, ठीक है? आपको यदि देखना है होगा भी कि नहीं होगा, तो उसको आप देखोगे किसको, नक्षत्र लॉर्ड को। और तीसरा आपको देखना है कैसा रहेगा टेस्ट, होने के बाद मजा आएगा नहीं आएगा, लड़ाई होगी, दुश्मनी होगी, नुकसान होगा, बिजनेस कर रहे हो तो नौकरी अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, तो आपको उसका जब भी टेस्ट देखना है, टेस्ट का मतलब हम सब समझते हैं, तब आपको जाना है थर्ड वन कंपोनेंट पर। इज इट क्लियर प्रीति? प्रीति आपका, आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओह सॉरी सर। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। एनएल जैसे प्रॉमिस दिखाता है, अगर उसमें नेगेशन आ जाता है तो हम सब लॉट को मॉडिफायर भी बोल रहे हैं, उसमें कोई पॉजिटिव पॉइंट आता है तो वो एनएल के प्रॉमिस को फुलफिल करेगा या चेंज करेगा? हाँ ऐसे है, देखो एनएल में यदि कोई भी किसी भी इवेंट से रिलेटेड हाउस आ रहा है और वही सीएसएल में भी आ गया, तो वो प्रॉमिस काफी स्ट्रांग हो गया। चाहे नहीं नेगेशन सर, अगर हाउसेज हैं तभी भी वो इवेंट होकर रहेगा। यदि आपका ओके। नक्षत्र लॉर्ड किसी इवेंट से रिलेटेड हाउसेज हैं और वही हाँ उसके सब लॉर्ड में भी अवेलेबल है, इट मींस वो स्ट्रांग प्रॉमिस है, वो उस नेटिव की लाइफ के अंदर वो इवेंट पक्का होगा, श्योर तो शॉट और होगा, सर ये उस मानकर चलें। अब नेगेशन ओके हाउसेज आएंगे वो आपको हाँ ट्रबल्स हाँ देंगे, और कितने नेगेशन ओके हाउसेज हैं उसके हिसाब से हम आगे उसको एनालाइज करेंगे कि बहुत ज्यादा नेगेशन हाउसेज हैं तो इवेंट के होने में उतनी ओके ज्यादा परेशानियां होंगी, मगर होगा जरूर। यदि नक्षत्र लॉर्ड लेवल पर कोई इवेंट से रिलेटेड हाउस आ रहे हैं और वही इवेंट से रिलेटेड हाउसेज यदि आपके सब लॉर्ड लेवल पर भी आ रहे हैं, जिसे हम सब बोलेंगे, हाँ तो वो इवेंट का हाँ प्रॉमिस 100% है।
एक सर, एक और, जैसे हमारा अगर चाइल्ड का लगाते हैं तो उसकी कॉम्बिनेशन है 2 5 11, हाँ है ना। हाँ और करेक्ट। अगर हमारे ये इसका नेगेशन आ जाता है एनएल में, और सब लॉट में या तो खाली 11 आएगा तो रिजल्ट चेंज हो सकता है, या फिर कोई भी एक आ जाए, 2 5 11 में से कोई भी आ जाए तो भी चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं, अब मॉडिफायर का यहाँ पर मतलब है, समझो जरा। मॉडिफायर का मतलब जो यहाँ पर है वो ये है कि आपका सपोज नक्षत्र लॉर्ड पे को प्रॉमिस नहीं नजर आ रहा, ओके। ठीक है। तो जैसे आपका चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड 2 5 11 में से कोई भी हाउस नक्षत्र लॉर्ड में नहीं है, तो वो हाँ जी आपको सर। नेचुरली हमें बोलना चाहिए कि इवेंट नहीं होगा, हाँ क्योंकि जी हम तो सर। ये कहना रिजल्ट नक्षत्र लॉर्ड बताता है। अब आपको ओके। क्या करना है, कंक्लूड करने से पहले अब आपको देखना है उसका सब लॉर्ड। अब सब लॉर्ड में ओके। उस इवेंट से रिलेटेड हाउस हैं, तो वो सब हाँ लॉर्ड भी उसके जो आपके नक्षत्र लॉर्ड से जो आपको पता चल रहा है उसके रिजल्ट हाँ को मॉडिफाई करेगा। ये यहाँ पर मतलब है मॉडिफायर का, कि सब लॉर्ड में हाँ उस इवेंट से रिलेटेड हाउस आ गया, जैसे 11 आ गया या 2 आ गया, हाँ। 5 आ गया, तो वो चाइल्ड बर्थ दे सकता है। जबकि आपके ओके। नक्षत्र लॉर्ड लेवल पर उस इवेंट से रिलेटेड कोई भी हाउस अवेलेबल नहीं है, तो नक्षत्र ओके। लॉर्ड न्यूट्रल है, तो एक तरीके से नक्षत्र लॉर्ड प्रॉमिस नहीं दे रहा है। मगर सब लॉर्ड पर ओके। पॉजिटिव हाउस है, तभी भी वो इवेंट हो सकता है। सिमिलरली ओके। नक्षत्र लॉर्ड पे ओके। नेगेशन हाउस है, सपोज कि हाँ हाँ आपका सर, यही है। पॉजिटिव हाउस नहीं है, नक्षत्र लॉर्ड पर नेगेशन हाउस है हाँ। एकाध, और सब लॉर्ड ओ, लेवल पर पॉजिटिव हाउस है, स्टिल वो इवेंट को दे सकता है, मगर उनको उनमें रिलेटिव टर्म्स में देखना पड़ेगा। एक्चुअली नेगेशन जो सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है आपका किसी भी इवेंट का जो मेन हाउस है उससे ओके 12th सर। यदि अपीयर हो रहा है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग नेगेशन हाउस माना जाता ओके। है। बाकी नेगेशन ओके। हाउसेस उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं माने जाते। तो आपका मेन ओके। नेगेशन हाउस आ रहा है जैसे नक्षत्र लॉर्ड लेवल पर, सपोज चाइल्ड बर्थ के केस में 4 आ गया, साथ में 8 भी हाँ। आ गया, 12 भी आ गया, तब आप इसका ओके। मतलब इट इज ए वेरी वीक प्रॉमिस या बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। अब हम जाएंगे ओके। उसके सब लॉर्ड पर। सब लॉर्ड में हमने देखा कि चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड मेन हाउस 5th आ रहा है और साथ में 2 भी आ रहा है। अब वो इवेंट हो ओके। जाएगा आपका, चाहे वो परेशानी के बाद हो, क्योंकि जो और अगर मॉडिफायर है उसके अंदर 2 स्ट्रॉन्ग हाउसेस आ गए। नक्षत्र लॉर्ड ओके। लेवल पर कोई भी पॉजिटिव हाउस नहीं होते हुए भी यदि मॉडिफायर पर स्ट्रॉन्ग है आपके हाउसेस, तो वो उस इवेंट को करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं सकते वर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉडिफायर ओके। मॉडिफाई करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, मगर उसकी हाँ समझ टेंडेंसी गए। मॉडिफाई करने की होती है। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। रोशनी मैम। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर केपी एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु को हर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए सर डायरेक्ट ही लेंगे? यस। कभी भी सर इनको रेट्रोग्रेड की तरह हम ट्रीट नहीं नहीं, करते? कभी भी नहीं करेंगे। थैंक यू सर। ट्रांजिट में भी डायरेक्ट लेंगे और कुंडली में भी डायरेक्ट लेंगे। अनंत लक्ष्मी मैम, अनम्यूट कर लें प्लीज। सर मुझे वो टेनेंटेड एंड अनटेनेंटेड में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा वो। राइट। इसके अलावा किसी का कोई डाउट? नो डाउट्स। तो मेरे पास जो क्वेश्चन बचे हैं एंड में, आपका एग्जाम लूंगा आज, इसीलिए मैंने कहा था सबका ज्वाइन करना जरूरी है। तो जो क्वेश्चंस बचे मेरे पास, मैं आपसे स्क्रिप्ट पढ़वाऊंगा। कौन पढ़ पाता है? देखो सभी से सेम स्क्रिप्ट। एक मेरे पास क्वेश्चन आया है कि इंडिपेंडेंट हाउस के कंसेप्ट के अंदर वो जो मैंने बताया गोल्डन रूल में परेशानी आ रही है, और मैडम ने कहा है टेनेंटेड और अनटेनेंटेड। तो मैं कुंडली पर आपको लेकर बता दूंगा टेनेंटेड अनटेनेंटेड किस तरीके से देखना है। तो सबसे पहले टेनेंटेड अनटेनेंटेड की बात पे आ जाते हैं, क्योंकि गोल्डन रूल में भी वो आपको आना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि जो रूल तो ये है सिंपल, 2 चीजें हैं। एक तो आपको रूल पता होना, एक चीज आपको देख के कैसे पता चलेगा। तो जिसने सॉफ्टवेयर यूज कर रखी है उसमें अनटेनेंटेड पे स्टार लगा होता है, तो आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा कौन कौन से अनटेनेंटेड है। आपने कोई दिमाग नहीं लगाना। कोई एस्ट्रोसेज ऐप यूज कर रहा है तो उसमें प्लैनेट सिग्निफिकेशन 2 लिखा हुआ है। पहले प्लैनेट सिग्निफिकेशन है, आगे जाओगे तो प्लैनेट सिग्निफिकेशन 2 मिलेगा आपको। उसमें वहां पर एक प्लस का साइन बना हुआ है अनटेनेंटेड के आगे, तो आप प्लस साइन देखोगे, उससे आपको सर अनटेनेंटेड एक बार क्या करें? एस्ट्रोसेज से बता, सर एक बार एस्ट्रोसेज से बता दीजिएगा। आपके पास एस्ट्रोसेज है? लो यस बताता हूँ, सर। 1 मिनट बता देता हूँ। पर आज की क्लास के बाद आप जो पूछना है पूछ लो, ये आपके हवाले पूरी क्लास, ठीक है। और मगर आपको इसके बाद आना चाहिए। आप में से कोई ये नहीं कहेगा मुझे ये चीज़ नहीं पता लगी, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप लोग एक कहोगे कि मुझे पता नहीं लगा।
एस्ट्रो से शेयर करके मैं बता रहा हूं आपको। सर जनरली आप काफी लीनियंट होते हो, आज आप काफी स्ट्रिक्ट डंडे चढ़ा रहे हो। हैं? मैंने कहा नॉर्मली आप काफी लीनियंट होते हो, लेकिन आज काफी स्ट्रिक्ट डंडे चढ़ा रहे हो आप। नहीं, एक्चुअली इसलिए क्योंकि होमवर्क किसी ने करके नहीं भेजा। Yeah, well जिन्होंने said. जिन्होंने करके भेजा है उनके लिए तो ठीक रहेगा ना। नहीं, पर सभी को भेजना चाहिए था एक्चुअली। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो ध्यान क्लास में सब देंगे तभी सीख पाएंगे, और यदि क्लास में ध्यान नहीं देंगे तो वो आगे की क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आएगा, और वो फिर मज़ा नहीं आएगा एक्चुअली करने वालों को भी, और मुझे भी नहीं आएगा कराने में। ये तो हमारा इंटरेस्ट में ही बोल रहे हैं ना वैसे तो। हाँ, मैं तो आपके इंटरेस्ट में ही बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हाँ, और हूँ। क्या, हाँ, देन व्हाट। ये मैं अब शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने कोई भी नाम लिख दिया है, कोई भी एक कुंडली है, इसमें आप जो शो कुंडली को अब मैंने क्लिक किया है तो आपको अपीयर हो रहा होगा। अब आप जाएंगे यहाँ पर राइट में केपी कुंडली के अंदर आए, तो ये केपी कुंडली आपके सभी एस्ट्रो से जो एपी खोला हुआ है मैंने ये, तो यहाँ पर हम इसके राइट में जाते जाएंगे। देखिए राइट में आपको दिख रहा होगा, मैं मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको ये प्लेनेट सिग्निफिकेटर व्यू 2 लिखा हुआ दिख गया होगा ये। तो इसको व्यू 2 को आप क्लिक कर लीजिए। इसके अंदर आपको यहाँ पर देखिए ये नजर आ रहा है, मरकरी के आगे प्लस, वीनस के आगे प्लस, राहु के आगे प्लस, केतु के आगे प्लस, तो ये अनटेनेंटेड प्लेनेट है। क्लियर हो गया मैम? नहीं हुआ? यस सर, हो गया। किसी को अभी भी नहीं हुआ हो तो बताइए, मैं फिर से और एक्सप्लेन कर हो दूंगा। गया। ऐप से देखा होगा तो मार्स, पता चल रहा है। इसमें तो मार्स मरकुरी, इसमें तो मार्स मरकुरी जुपिटर सारे अनटेनेंटेड है, सबके प्लस साइन है। हाँ, मतलब देखना आ जाना चाहिए, वो मैं स्पेसिफिकली नहीं पूछ रहा कौन से एंटेनेट। नहीं, मार्स नहीं है, नहीं भाई, तो वो मरकरी, ठीक। वीनस, नो, राहु एंड केतु। मैं जो बोल रही हूँ मुझे फिजिकली हम जो निकालते हैं ना उसमें कंफ्यूजन आ रहा है। ये तो आया समझ में कि इट इज अनटेनेंटेड करके। सर लेकिन आपने कहा था राहु केतु अनटेनेंटेड प्लैनेट्स में नहीं आते क्योंकि उनकी कोई लॉर्डशिप नहीं होती। ये कब कहा अनटेनेंटेड नहीं आते? सर उनकी तो कोई Untenanted लॉर्डशिप होता नहीं है है, तो जो फिर हम किस- हाउस कैसे लेंगे सर? नहीं, हाउस का रोल नहीं होता। अनटेनेंटेड जो किसी का नक्षत्र लॉर्ड ना बना हो। ओके सर। राहु केतु जब किसी के नक्षत्र लॉर्ड नहीं बनेंगे तो वो भी अनटेनेंटेड हो जाएंगे। ओके, तो यू मीन टू से दैट अगर कोई भी प्लैनेट किसी और 3 रूल हैं, देखिए 3 रूल्स आर देयर। पहला, हाँ, कोई भी प्लेनेट अपने ही नक्षत्र में, फर्स्ट रूल, मतलब प्लैनेट अपना नक्षत्र लॉर्ड खुद ही बन रहा है तो अनटेनेंटेड है, रूल नंबर 1। हाँ, दूसरा, वो किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बन रहा है, ओके, रूल नंबर 2। हाँ, रूल नंबर 3, हाँ, 2 प्लेनेट में नक्षत्र एक्सचेंज हो रहा है। ए प्लेनेट बी का नक्षत्र लॉर्ड है, बी ए का नक्षत्र लॉर्ड है। चेंज ऑफ नक्षत्र लॉर्ड। ओके, इन दीज 3 केसेस ओनली अनटेनेंटेड होते हैं। ओके, अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। हाँ, ये मैंने एक यहाँ पर चार्ट खोल लिया है। इसके अंदर आपको वैसे दिख तो रहे होंगे कि अनटेनेंटेड यहाँ पे प्रैक्टिकली एस्ट्रोसेज से ही करवाए। नहीं मैडम, एस्ट्रोसेज पे सर, कराऊंगा नहीं, आप सर एस्ट्रोसेज प्रैक्टिकली एस्ट्रोसेज से ही करवाएंगे। उससे हो नहीं पाएगा। एस्ट्रोसेज से हो नहीं पाएगा, उसमें स्क्रीन बार बार बदलनी पड़ती है। ये चार्ट दिखता है नहीं, दिख चार्ट पूरा नहीं दिख रहा। नहीं, आप उसको हॉरिजॉन्टल करो मैम। बाकी को दिख रहा है, नहीं दिख नहीं रहा? नहीं, हॉरिजॉन्टल करने से भी तो नहीं दिख जूम रहा, दिख करने रहा। की फैसिलिटी अवेलेबल है, जूम करने से चार्ट बड़ा हो देखना जाता है, ही साफ दिखने लगता है। नहीं, फिर भी चार्ट नहीं क्यों दिख देख रहे रहा। हो मैम? चार्ट नहीं देखना आपको, टेबल देखना है। टेबल देखना बस। टेबल दिख रहा है ना आपको? हाँ, टेबल दिख रहा है। हाँ, तो पर टेबल देखना मैं सिखा रहा हूँ अनटेनेंटेड कैसे देखते हैं, कितना सिंपल है ये। आप स्टार लॉर्ड वाली लाइन में जाइए बस, ठीक है? स्टार लॉर्ड में आप एक एक करके देखिए, क्या सन आ रहा है क्या यहाँ पे कहीं?
यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो मत देखना। सन आ रहा है क्या बताइए? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा, आ रहा, सन आ रहा, आ रहा है सर, सन आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ आ रहा है। रहा, कहाँ आ नहीं रहा है सर, सन? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। लास्ट थर्ड है सर। नहीं, फिर तो सन नहीं आ रहा, सन नहीं आ यूरेनस, रहा, नेपच्यून और प्लूटो के बाद नहीं देखना है, उससे पहले सन कहीं भी नहीं आ रहा है। सर नहीं है सर। नहीं आ रहा। तो जो स्टार लॉर्ड वाली लाइन में नहीं आ रहा है वो आपका अनटेनेंटेड हो गया। ओके। नंबर 1 आप देखते हैं मून। मून है सर, मून आ रहा है ना? मून केतु का। हाँ, केतु का आ गया तो ये अब टेनेंटेड है। हाँ जी, अब तीसरा आप देखिए मार्स। मार्स नहीं आ रहा। मार्स भी नहीं है सर। नहीं आ रहा है, तो मार्स अनटेनेंटेड हो गया। ओके। अब देखिए मरकरी। मरकरी है सर, तो मरकरी राहु मरकरी का। अभी मरकरी आ रहा है। बाकी लोग ना बोले प्लीज, जिनको स्लो समझ में आ रहा है ना उनको समझा रहा हूँ मैं। मरकरी जैसे मैम ने कहा है कि भाई मुझे नहीं समझ में आया, जिनको आ गया है वो ना बोले प्लीज। तो मरकरी यहाँ पर आया, तो मरकरी इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये आपका टेनेंटेड हो गया। अब मैं देखूंगा जुपिटर, तो स्टार लॉर्ड में देखिए जुपिटर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो जुपिटर आपका नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है दूसरे प्लैनेट्स का, तो जुपिटर भी आपका टेनेंटेड हो गया। अब शुक्र को देखते हैं वीनस, तो इस वाली लाइन में हम देखते हैं वीनस कहीं भी नहीं आ रहा है, तो वीनस किसी का भी स्टार लॉर्ड नहीं बन रहा, तो ये अनटेनेंटेड हो गया। सैटर्न, सैटर्न आ रहा है, देखिए ये आ गया। इसके बाद सैटर्न ये फिर से आ गया, तो सैटर्न भी आपका टेनेंटेड हो गया। फिर हम आते हैं राहु, तो राहु हम देखते हैं क्या किसी का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, तो राहु बन रहा है मरकरी का, तो ये भी आपका टेनेंटेड हो गया। फिर हम देखते हैं केतु, तो इस वाली लाइन में देखते हैं केतु आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पर केतु आ गया। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो प्लेनेट अपना खुद का ही नक्षत्र लॉर्ड बन रहा हो तो वो भी अनटेनेंटेड होता है। इस केस में ऐसा कोई केस नहीं है, तो अपना ही नक्षत्र लॉर्ड बन रहा हो ये भी चेक कर लेना है, तो वो आपका टेनेंटेड, वो अनटेनेंटेड माना जाएगा, टेनेंटेड नहीं माना जाएगा। अब आपको बताइए मुझे कि टेनेंटेड अनटेनेंटेड में किससे डाउट है? आप मुझे ना व्हाट्सएप कर दो। समझ में आ गया सर। बेजी मैम आप कुछ बोल रहे हैं? जी जी, गुरुजी अपने साथ वो दूसरे का भी नक्षत्र लॉर्ड हो और अपना भी नक्षत्र लॉर्ड हो तब अनटेनेंटेड है वो। ठीक है, ठीक है। थर्ड रूल अगर चार्ट पे समझा एक्सचेंज हो रहा है तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी प्लेनेट आप चेक कर सकते हो उसको, तो इसीलिए आपको क्या है उसमें टाइम लगाने की बजाय आपको रूल मैंने बता दिया है, आप केयरफुली चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, वो ज़्यादातर केसेस में नहीं मिलेगा आपको। अदरवाइज आपको देखने पे तो ये तो पता ही चल जाता है कौन सा टेनेंटेड है और कौन सा अनटेनेंटेड है। अनंत लक्ष्मी मैम म्यूट कर लें प्लीज। अब म्यूट करने का सब लोग ध्यान रखें, आपसे रिक्वेस्ट है। ज्योति कृष्णन मैम आप भी म्यूट कर लें, सारी क्लास खराब हो जाएगी क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में बाद में। आप हैंड रेज करिए, मैं आपसे अपना आप कह ही रहा हूँ तब आप बोले। सुनीता यादव मैम आप बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? सर वो अभी मैम ने पूछा था कि एक्सचेंज ऑफ नक्षत्र, नहीं एक्सचेंज नहीं, जैसे मार्स है वो मार्स का ही नक्षत्र बनेगा तो वो अनटेनेंटेड होगा। यस, लेकिन वो साथ साथ दूसरों का बन रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी वो अनटेनेंटेड है। वो सबके लिए अनटेनेंटेड रहेगा, मतलब जिस जिसका बन रहा है, जैसे मार्स के लिए बन रहा है, सन के लिए तो खुद अनटेनेंटेड होता है, किसी के लिए अनटेनेंटेड नहीं होता वो। नहीं, ये तो लेकिन खुद का तो नक्षत्र बनता ही है, लेकिन दूसरों का भी नक्षत्र बनता है। हाँ, तभी भी वो अपने आप में अनटेनेंटेड माना जाएगा। अनटेनेंटेड प्लेनेट हम इसलिए मानते हैं, कोई प्लेनेट जो खुद के ही रिजल्ट देने वाला हो, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हो, जिसके रिजल्ट वो अनटेनेंटेड होता है। जब एक प्लेनेट अपना ही नक्षत्र लॉर्ड बन गया तो उसके खुद के रिजल्ट उसने खुद ने देने हैं, चाहे दूसरे को भी देने हो, इसलिए उसको अनटेनेंटेड मानते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे सन का बना या वीनस का बना हो मार्स साथ की साथ इसके साथ ही, तभी भी अनटेनेंटेड है वो। अच्छा, वो अनटेनेंटेड ही गिना जाए। मैं फिर रूल रिपीट कर देता हूं सिंपल लैंग्वेज में। नंबर 1, कोई प्लेनेट अपना नक्षत्र लॉर्ड है, बाकी वो चाहे और 4 का बन रहा हो तभी भी अनटेनेंटेड है। नंबर 1 रूल। नंबर 2 रूल, कोई प्लेनेट किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं है तभी भी अनटेनेंटेड है। नंबर 3, यदि ए प्लेनेट बी का नक्षत्र लॉर्ड है और बी ए का नक्षत्र लॉर्ड है, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ नक्षत्र, 2 प्लेनेट एक दूसरे के नक्षत्र लॉर्ड बन गए तो वो दोनों अनटेनेंटेड कहलाएंगे। ये सिंपल से रूल है,
इन रूलों को हमको माइंड में रखना है। और बाकी इन जनरल आपको हमेशा जब आप करोगे तो इतना कोई चेक नहीं करता, आप उसका सॉफ्टवेयर का यूज़ करें। और आपको कहीं डाउट लग रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि अनटेनेंटेड हमें किस तरीके से चेक करना है। तो आप 2-4 कुंडलियों पर लगा लोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब राहुल जी ने हैंड रेज किया, और राहुल जी आप पूछ लीजिए। राहुल जी कुछ पूछ रहे हैं? नहीं। हेलो, सॉरी हाँ सर, जी, हाँ मेरा जी। म्यूट था। सर मैं अभी चेक कर रहा था, जैसे एक मेरे पास चार्ट में सन अपने नक्षत्र में, लेकिन एस्ट्रोसेज में वो पॉजिटिव साइन दिखा नहीं रहा उसमें। चलो वो पर अपने नक्षत्र में उसको आप अनटेनेंटेड लेके चलोगे। ठीक है सर, हाँ, थैंक यू। प्रतिभा चौधरी मैम, प्रतिभा चौधरी मैम अनम्यूट कर लें। आप नहीं पूछ रहे कुछ। चलो अब मैं सेकंड टॉपिक पर आता हूं, क्योंकि वो अनटेनेंटेड का उसमें यूज होता है। जो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर 4 रूल बताए थे, 4 रूल बताए थे रिलेटेड टू मैंने अनटेनेंटेड और टेनेंटेड प्लेनेट। तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताऊंगा। पहले मैं ब्रीफ में रूल आपको रिमाइंड करा देता हूं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से उसे देखेंगे। इंडिपेंडेंट हाउसेस का मैंने बताया था आपको। सर मेरा इस माइक ऑन नहीं हो रहा था, तो मुझे कुछ जो डाउट पूछना था मैं पूछ पूछिए मैम, सकती हूँ? पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं। सर जैसे आपने 4 रूलिंग प्लैनेट बताए थे जी स्टार्टिंग में, मतलब जैसे कि मून का नक्षत्र लोड और लगन का नक्षत्र लोड, इस तरीके से मतलब, तो हाँ, उनको किस तरीके से प्रयोग करना है वो समझ नहीं प्रयोग आया। अभी आप छोड़ दो, आप केवल निकालना सीख लो, प्रयोग बताऊंगा मैं बाद में। अच्छा जी, प्रयोग थैंक यू सर, कैसे ये होगा डाउट था। वो मैं आपको बता दूंगा। जी जी अब सब चीजों का प्रयोग करेंगे हम आज के बाद। आज तक केवल हम थ्योरी पढ़ रहे थे, अब इनको प्रैक्टिकली यूज करेंगे। तो गोल्डन रूल ठीक है देखिए, सर। नंबर 1, और मैं आपको निकाल के भी बताऊंगा, रूल बताता जा रहा हूं एक एक रूल। व्हेन ए प्लेनेट इज अनटेनेंटेड एंड बिकम CSL of any bhava, then during its own dasha and AD it will give strongest result of that bhava। मतलब यह है कि आपका किसी भी भाव का CSL अनटेनेंटेड है, ऐसे समझेंगे इसको। किसी भी भाव का CSL कस्पल सबलॉर्ड अनटेनेंटेड है, तो वो अपनी दशा में, वो प्लेनेट अपनी अंतर दशा में उस भाव के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। अब इसको हम देखिए, उसमें देखते हैं, एक जो मैंने चार्ट लगाया था उसमें देखते हैं कि किसी भाव का CSL अनटेनेंटेड है क्या। इसको देखने का तरीका क्या होगा, जब प्रैक्टिकली देखोगे, यहां से पकड़ लीजिए अनटेनेंटेड कौन कौन से, सन, मार्स एंड वीनस, 3 प्लेनेट अनटेनेंटेड है। इसका मैं यूज बता रहा हूं। अब आप जाइए कस्प पर, तो यहां पर देखिए ये किसके CSL सन किसी का बन रहा है क्या। तो यहां पर मैं नीचे गया, कोई बोलना मत अभी, सन किसी का भी CSL नहीं बन रहा। अब मैं जाता हूं यहाँ पे, मार्स जो अनटेनेंटेड है वो किसी का बन रहा है क्या। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्स भी किसी का CSL नहीं बन रहा, सबलॉर्ड किसी भी भाव का। फिर हम देखते हैं वीनस, तो यहाँ पर वीनस को देखते हैं, तो देखिए वीनस 5वें भाव का सबलॉर्ड बन रहा है, वीनस आपके 9वें भाव का सबलॉर्ड बन रहा है, वीनस 10वें भाव का सबलॉर्ड बन रहा है, और वीनस 11वें भाव का सबलॉर्ड बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। जब भी शुक्र की दशा आएगी, शुक्र की दशा या अंतर दशा आएगी, इस नेटिव को इन भावों के रिजल्ट मिलेंगे, चाहे प्रॉमिस है या नहीं है उसकी कुंडली में। किन किन भावों के रिजल्ट मिलेंगे इसको, सर्टेनली 5th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, संतान प्राप्ति हो सकती है, 9th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है, 10th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, प्रमोशन या नौकरी मिल सकती है, 11th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। ये यूज है फर्स्ट वन एप्लीकेशन का, कि किसी भी भाव का कस्पल सबलॉर्ड या अनटेनेंटेड प्लेनेट जिस भी भाव का सबलॉर्ड बनता है, वो अपनी दशा और अंतर दशा में उस भाव के स्ट्रॉन्गेस्ट रिजल्ट देता है। ये रूल नंबर 1 है। ये किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो हैंड रेज कर सकता है, मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा। किसी को नहीं समझ में आया तो वो हैंड रेज कर सकता है। सबको समझ में आ गया इसका मतलब? राहुल जी पूछिए। सर ये लास्ट रिपीट कर दीजिए, ये 2nd और 10th के रिजल्ट देगा स्ट्रॉन्ग, मेरा मिस हो गया था थोड़ा। वीनस किस किस का CSL बन रहा है, आप ही बोलोगे अब, बाकी म्यूट कर लें प्लीज। किस किस का CSL बन रहा है वीनस? सर
किस किस भाव का सीएसएल बन रहा है? सर ये बन रहा है 5th हाउस का और 9th 10th एंड 11th, राइट? ठीक है, तो ये चारों का रिजल्ट देगा ना अपनी दशा अंतर दशा में। ठीक है सर, मैं गलत देगा, ठीक है। इससे नहीं, गलत नहीं है, कोई बात नहीं, क्लियर है चीज। हाँ जी ठीक है सर, थैंक अब यू। मैं आपको रूल नंबर 3 बता रहा हूँ, 3 रूल नंबर 3 यहाँ पे लग नहीं रहा है शायद, मगर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अब नहीं ये प्लीज बाकी दोबारा इसको नहीं दोबारा इसको बता दीजिए जी। वैसे तो अगर हम सीएसएल देख लिया, सब लोग देख लिया, अगर वो किस किस का हाउस का देखना चाहिए क्या, हाउस नंबर से? आप वो पहले सबसे इंटरनेटेड प्लेनेट देखे आपने? फर्स्ट अंटरनेट पैनल, अच्छा नहीं, सब देख लीजिए कौन कौन से हैं, सन, मार्स और वीनस। एक मिनट ठीक है, एक मिनट नजर नहीं आ रहा। अनटेनेंटेड, फर्स्ट से अनटेनेंटेड, ओके। सन, मार्स एंड वीनस अनटेनेंटेड है। हाँ हाँ, अब इन्हें नोट कर लिया। अब जाइए किन भावों के सबलॉर्ड बन रहे हैं। हाँ तो सन को देखा सबलॉर्ड वाली टेबल में, सन आ ही नहीं रहा। सबलॉर्ड वाली टेबल में यहां पर देखेंगे तो सन नहीं है ना, इसका मतलब सन किसी भी भाव का सबलॉर्ड नहीं है। हाँ अब देखिए आप मार्स, तो मार्स भी सबलॉर्ड वाली टेबल में नहीं है, तो मार्स भी किसी भाव का सबलॉर्ड नहीं है। ठीक है। अब देखेंगे हम वीनस, तो हमने देखा वीनस आपका यहाँ पर सबलॉर्ड बन रहा है 5th हाउस का, आपका 9th का, 10th का, 11th का। 9th का 10th का, यही तो वीनस, नहीं वीनस 9th का, नहीं यही तो मैम 5th का, यही तो 9th का, 10th का, 11th का सीएसएल बन रहा है। अच्छा, ये साइड से देखना चाहिए। अच्छा, ठीक है ठीक है। इन हाउसेस का सबलॉर्ड बन रहा है जिसको सीएसएल बोलते हैं, इसका मतलब अपनी दशा और अंतर दशा में इन भावों के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। अच्छा ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पर। अब जो आपके ये देखिए, जो अनटेनेंटेड प्लैनेट सन और मार्स किसी के भी सीएसएल नहीं बन रहे, ये मैं रूल नंबर 3 समझा रहा हूं आपको प्रैक्टिकल। अनटेनेंटेड प्लैनेट कौन जो सीएसएल नहीं बन रहे, वो सन एंड मार्स हैं। अब आपको देखना है ये किसी भाव के नक्षत्र लॉर्ड तो नहीं बन रहे हैं। पहले सीएसएल देखा, आप देखा किसी भाव के नक्षत्र लॉर्ड तो नहीं बन रहे हैं, तो सन को गए और नक्षत्र लॉर्ड की टेबल में देखा हमने, तो सन किसी भी भाव का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बन रहा है। तो बन रहा होता तो उस भाव के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है, इतना ही ध्यान रखना है बस। अब ये बन ही नहीं रहा इस केस में, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। मगर ये जब सब लॉर्ड नहीं बन रहा था तो ये किसी भाव का बाय द वे यहाँ पर सन आ जाता, बाय द वे आ जाता, तो वो 5th हाउस के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता। अब मैं देखता हूँ मार्स, मार्स भी अनटेनेंटेड प्लेनेट है, तो हम देखेंगे मार्स इनमें से किसी भाव का सब लॉर्ड, वो नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है क्या, तो मार्स भी इनमें से किसी भाव का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बन रहा, तो यहाँ पर वो उनका कोई रोल नहीं होगा। मगर नक्षत्र लॉर्ड वो बन रहे होते तो वो उन भावों के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते। तो ये मैंने आपको रूल 1 और 3 एक्सप्लेन किया है। 1 और 3 में किसी को अभी कोई डिफिकल्टी हो तो वो मुझे बता सकता है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी प्रतिभा चौधरी मैम आप कुछ पूछना चाहते हैं? डेजी मैम आप कुछ पूछना चाहते हैं? गुरुजी इसमें अनटेनेंटेड और टेनेंटेड देखना पहले जरूरी है, पहला उसको ही लगाना है, उसके बाद इसको देखना है। अब मैंने आपको कैसे देखना है समझाया ना अभी। हाँ जी, मतलब ये जरूरी है, पहले वो देखना ही देखना है हमने, टेनेंटेड अनटेनेंटेड। वो तो आपको पता लगेगा ना भाई ये स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। अच्छा गुरुजी, सीएसएल में वो ग्रह बैठा है लेकिन किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं है, मैम भाव का मत करिए, किसी। जो मैं चीज समझा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। सर उसी का तो पूछ रही हूँ। क्या बैठा है, कहां से आ गया? शायद मुझे बताना नहीं आ रहा। ऐसा है, देखो एक प्लेनेट सबसे पहले मैंने देखा कौन कौन से अनटेनेंटेड है, क्लियर है? जी वो समझ में आ गया। फिर मैंने देखा कि उनमें से जो अनटेनेंटेड है किसी भाव के, वो सब लॉर्ड बन रहे हैं क्या? जी। अब बन रहे हैं तो उस भाव के रिजल्ट देंगे वो। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब वो नहीं बन रहे हैं तो उसी अनटेनेंटेड प्लेनेट को देखो, वो किसी का नक्षत्र लॉर्ड तो नहीं बन रहा है। अच्छा ठीक है। जो बच गए, जो सीएसएल बन रहा है उसे नहीं देखना। अच्छा जैसे यहाँ पे शुक्र बन रहा था ना। हाँ जी। अब वो इसलिए अब नक्षत्र लॉर्ड पे कौन नहीं बन रहे थे, सन एंड
आपका मार्स, मंगल, हाँ जी, तो उन्हें मैंने देखा वो किसी के नक्षत्र लॉर्ड बन रहे हैं क्या? ठीक है। नहीं बन रहे, बन रहे होते तो उस भाव के वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते। अच्छा, CSL लेवल पर जो आ गया उसको छोड़ के, जो नहीं आया अब उसको फिर NL में देखना है। करेक्ट करेक्ट ठीक करेक्ट, है, ठीक नॉट द है। पॉइंट। सुनीता मैम, हाँ सर, ये अभी आपने बोला अनटेनेंटेड प्लेनेट किसी भी भाव का नक्षत्र लॉर्ड बन के उसकी दशा अंतरदशा में वो रिजल्ट देगा, लेकिन वो CSL नहीं बनना चाहिए, ऐसा है क्या किसी का? फर्स्ट आप देखोगे सभी अनटेनेंटेड प्लेनेट को वो किसी के CSL बन रहे हैं क्या? जिसके CSL बन रहे हैं उसके स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे देंगे वो। अब जो CSL बन गए उन्हें छोड़ देना है, बाकी बच्चे अनटेनेंटेड प्लेनेट को देखना है कि वो किसी के नक्षत्र लॉर्ड बन रहे हैं क्या। अच्छा क्लियर? अच्छा, यानी जो जिसने दे दिया है उसका तो सिर्फ वही सब लॉर्ड देखना है, लेकिन जो बचे हुए उनका देखना है। हाँ यस, जो किसी के सब लॉर्ड नहीं बन रहे हैं उनका देखना है, वो किसी के नक्षत्र लॉर्ड तो नहीं बन रहे हैं। यदि नक्षत्र लॉर्ड बन रहे हैं तो उन भावों के वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देंगे। और एक एंड्रेस है, किसका है? एंड्रिला मैम। Yes, sir. If one specific untenanted planet is CSL of say 2 houses and NL of another 2 houses, so it will give results of all the 4 houses? No. If it is CSL of any house, then it will give the strong result of only those houses. But if it is NL of no, other we 2 will not houses? check NL then. If it is CSL, then we will stop there only. So rule number 1 is the best one. We have to check rule number 1 first, then only. So then rule number 3 is negated for that particular chart. Yes, see, I am showing you what is rule number 3. It is clearly mentioned. If an untenanted planet is not CSL of any house. That's what. Okay. Yes, then only we will go to that step. Okay, fine. I hope now it is clear. Yes, very clear. किसी को क्लियर ना हो तो बताएं पहले ये 2 रूल। रेखा मैम, रेखा पंवार मैम, अनम्यूट करें प्लीज। अनम्यूट कर लें, आपका म्यूट है आपका, अनम्यूट नहीं हुआ। सॉरी सर। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार मैम। हाँ सर, अगर कोई प्लेनेट CSL बन रहा है किसी भाव का जी, और साथ में वो STL भी बन रहा है किसी दूसरे भाव का, नहीं देखना ही नहीं है उसे। अच्छा, देखना ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, देखना मैं, ठीक है, थैंक यू। तो आई होप ये 2 रूल क्लियर है। मैं 3rd और 2nd और 4th रूल की बात करूंगा और सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा ढंग से आपको समझ में आए। रूल नंबर 2, ये अब अनटेनेंटेड का गेम ओवर है, नाउ हम टेनेंटेड की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 2 लिखा हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। व्हेन ए प्लेनेट इज टेनेंटेड प्लेनेट, तो प्लेनेट तो बहुत सारे टेनेंटेड होंगे, आपने देखा है यहाँ पर 3 अनटेनेंटेड थे, मतलब बाकी 6 टेनेंटेड होंगे। एंड इट्स NL जो टेनेंटेड प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड यदि किसी भाव का सब लॉर्ड बन जाए तो वो जो प्लेनेट है खुद टेनेंटेड, वो उस भाव का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो जाएगा। प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ क्या है। पहले रूल बताया मैंने, व्हेन प्लेनेट इज टेनेंटेड, तो पहली कंडीशन ये है उस प्लेनेट को टेनेंटेड होना चाहिए। अब उसका जो NL है, उसका नक्षत्र लॉर्ड टेनेंटेड प्लेनेट का आपको जाकर देखना है वो किस भाव का सब लॉर्ड बन रहा है। वो जिस भाव का भी सब लॉर्ड बन रहा है, ये प्लेनेट उस भाव का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है टेनेंटेड वाले। यहाँ पर हमने देखा मून एक टेनेंटेड प्लेनेट है, एक केस में ही आप मून एक टेनेंटेड प्लेनेट है, तो मून का नक्षत्र लॉर्ड पिक करेंगे हम, सैटर्न। ध्यान से समझ लीजिए, जो टेनेंटेड प्लेनेट है उसका नक्षत्र लॉर्ड लेंगे सैटर्न। हम देखेंगे ये सैटर्न किसी भाव का सब लॉर्ड बन रहा है क्या। सैटर्न जैसे यहाँ पर सब लॉर्ड बन रहा है दूसरे भाव का, सैटर्न यहाँ पर सब लॉर्ड बन रहा है 7th हाउस का, सैटर्न यहाँ पर सब लॉर्ड बन रहा है 8th हाउस का। तो 2nd, 7th और 8th हाउस के मून अपनी दशा और अंतरदशा में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। 2nd, 7th और 8th के रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, इसे बीमार करेगा बहुत अच्छे तरीके से। 2nd, 7th और 8th तीनों भावों का हो गया ना एक ही प्लेनेट,
तो सेकंड 7 तो आपको पता है मारक भाव है, 8वां बड़ा तगड़ी बीमारी का हाउस है। तो ये यहाँ पर हमने किस तरीके से देखना है, और एक एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मरकरी, म्यूट कर ले प्लीज, मरकरी। तो मरकरी भी आपका वो है टेनेंटेड, इसका मैंने नक्षत्र लॉर्ड पकड़ा राहु। अब देखा राहु किन भावों का सब लॉर्ड बन रहा है, तो यहां पर जाकर देखा राहु किसी का भी सब लॉर्ड नहीं बन रहा है, तो इसे अब छोड़ दीजिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टेनेंटेड प्लेनेट जुपिटर। तो जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड देखा हमने केतु। अब केतु को देखेंगे वो किस भाव का सब लॉर्ड बन रहा है, तो देखिए वो थर्ड हाउस का सब लॉर्ड बन रहा है केतु, और बस थर्ड हाउस का ही सब लॉर्ड बन रहा है। तो तीसरे भाव के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कौन देगा? जुपिटर अपनी दशा और अंतर दशा में थर्ड हाउस के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। अब देखते हैं हम एक टेनेंटेड प्लेनेट सैटर्न है, उसका नक्षत्र लॉर्ड भी केतु है, तो केतु हम चेक कर ही चुके हैं। अब आपका टेनेंटेड प्लेनेट राहु है, राहु का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पर आ गया आपका, राहु का नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है। अब हम देखेंगे मरकरी क्या किसी भाव का सब लॉर्ड बन रहा है क्या, तो देखिए फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड बन रहा है मरकरी, फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड बन रहा है मरकरी। तो ये आपका ये है एक्चुअली आपका राहु का नक्षत्र लॉर्ड। तो मरकरी आपका फर्स्ट, म्यूट कर लें प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। मैं सबको म्यूट कर दूंगा, फिर हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपको मैं ही बोलता रहूंगा, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, पता नहीं लगेगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। फर्स्ट एंड फोर्थ हाउस के रिजल्ट अपनी दशा और अंतर दशा में स्ट्रॉन्गली देगा। ये मैंने आपको रूल नंबर 3 एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से देखना है ये एक्सप्लेन किया है। अब आप में से यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो अपना हैंड रेज करें, मैं आपको ये भी बताऊंगा। ज्योति गोसावी मैम, अनम्यूट कर लें मैम। सर अभी आपने एग्जाम्पल दिया था राहु का, हाँ तो टेनेंटेड बताया आपने राहु को, हाँ, लेकिन राहु का नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी है और मर्क्यूरी का राहु देखा मैंने तो। एक मिनट, राहु का नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है और मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड राहु है। ये तो एक्सचेंज में भी दे रखा है। चलो इसको मैं वेरीफाई करूंगा क्यों कर रखा है जी। ये अनटेनेंटेड होना चाहिए वैसे बेसिकली। ओके, थैंक यू सर। करूंगा क्या इशू है इसमें। थैंक यू सर। क्योंकि जब एक्सचेंज होता है तो उसको अनटेनेंटेड मान के चलते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, हाँ जी। मैम पूछिए। See, we said moon is tenanted and इसका नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है। So सैटर्न अपना भाव में तो वो it is in 278, so तो इसके तो बैड इफेक्ट देगा। So my doubt is whether Saturn अपना दिशा में देगा कि मून एंड मून के दिशा में सैटर्न का अंदर दिशा में मिलेगा क्या? नहीं, सैटर्न का कोई रोल नहीं है। जो टेनेंटेड प्लेनेट है उसका नक्षत्र लॉर्ड जिन भी भावों का सब लॉर्ड फॉर्म हो रहा है, तो वो जो टेनेंटेड प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं, मतलब मून की बात कर रहे हैं, मून अपनी दशा और अंतर दशा में उन भावों के रिजल्ट देगा। मून की तो अभी नक्षत्र लॉर्ड बन गया सैटर्न। सैटर्न का भाव तो हो गया 278। सो 278 तो बैड भागा मारक भागा, इसलिए तो मारक हो जाएगा। बट वो मून का दशा में है क्या? यस, मून की दशा में। अच्छा ठीक है, थैंक यू। पंकज जी, फिर सैटर्न का कोई रोल नहीं है? नहीं, सैटर्न का कोई रोल नहीं। पंकज जी। हाँ सर, आप जो अभी जो ये सिखा रहे हैं, तो मैं कई सालों से वैदिक की प्रैक्टिस करता हूँ, तो अब मुझे पता चला कि कभी कोई भाव सो ही नहीं होता, फिर भी उसके रिजल्ट किस तरह से आते हैं, ये केपी से पता चलता है। केपी बनी इसीलिए है क्योंकि वैदिक से रिजल्ट नहीं मिलते, इसलिए हम केपी को यूज करते हैं। अभी आपका कोई डाउट है पंकज जी? ऐसा है जी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। एक्सक्यूज मी जी मैम। हम अगर बुरा अच्छा बोलते हैं ना, बुरा बोलता है अच्छा, एंड वो वो प्लैनेट के वजह से होगा।
अगर 278 का सैटर्न के वजह से, तो सैटर्न के वजह से बुरा होगा। नहीं अगर सैटर्न का कोई रोल नहीं है। मून इन इट्स दशा विल गिव द रिजल्ट ऑफ सेकंड, 7th एंड 8th हाउस। इतना समझें केवल अभी आप। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट केस ले रहा हूँ, लास्ट वन, जो 4, जो ज्यादातर लोगों ने बताया कि वो समझ में नहीं आया। चौथा केस वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, आप इसे थोड़ा ध्यान से समझें। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा, तो पहले मैं थ्योरी में मैंने क्या बताया है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, इसको मैंने एक और दूसरे तरीके से ले रखा है। इफ ए प्लेनेट इज टेनेंटेड, यहाँ पर टेनेंटेड प्लेनेट है। अब ये इट इज नॉट CSL ऑफ एनी हाउस, इसको CSL नहीं होना है किसी भी भाव का। टेनेंटेड प्लेनेट किसी भी भाव का CSL नहीं है। इट इज नक्षत्र लॉर्ड ऑफ एनी हाउस, ये किसी भी भाव का नक्षत्र लॉर्ड है। तो पहले क्या देखना है आपको, टेनेंटेड प्लेनेट को पकड़ना है, फिर देखना है वो किसी भाव का CSL हो रहा है क्या, हो रहा है तो छोड़ दो। यदि वो CSL नहीं है किसी भी भाव का, तब हमें क्या देखना है कि वो किसी भाव का नक्षत्र लॉर्ड हो रहा है क्या। अब नक्षत्र लॉर्ड वो बन गया। अब चेक करिए वो प्लेनेट किसी प्लेनेट का भी नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है क्या। मतलब वो भाव का नक्षत्र लॉर्ड तो बन ही रहा है, साथ में वो यदि किसी प्लेनेट का भी नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, वो किसी, तो वो जिस प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है वो इसके भावों के रिजल्ट भी देगा। अब ये वैसे नहीं समझ में आएगा, मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए इसी केस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है रूल। अब ये हमने देखा मून इज ए टेनेंटेड प्लेनेट। अब हमने जाकर देखा मून यदि किसी भाव का सब लॉर्ड बन रहा है क्या। यहां पर इस केस में मून किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं बन रहा है, तो ये चौथे रूल के लिए एलिजिबल हो गया। यदि ये सब लॉर्ड बन रहा होता तो 4th रूल के लिए ये एलिजिबल ही नहीं था अपने आप में, तो मून एलिजिबल हो गया। अब देखेंगे ये किसी भाव का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है क्या, तो देखते हैं हम। ये तीसरे भाव का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, आप इसे नोट भी कर सकते हो। 7वें भाव का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, तो तीसरे और 7वें भाव का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, ये आपने नोट कर लिया। अब हम देखेंगे मून क्या किसी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड भी बन रहा है क्या। तो हम देखते हैं स्टार लॉर्ड में मून को जाकर देखते हैं, तो मून यहां पर आ गया और ये आपका केतु का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है। तो केतु अपनी दशा में मून के जो भाव आए थे आपके 3rd एंड 7th, इसके रिजल्ट भी देगा स्ट्रांगली। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है क्वाइट, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए आप अपनी नोटबुक और कॉपी लेकर रखें और इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा। मैं इसको टोटली पूरे को रिपीट कर रहा हूं। पहला ये रूल है टेनेंटेड प्लेनेट के लिए। टेनेंटेड प्लेनेट के लिए रूल कब है, जब वो किसी भी भाव का CSL नहीं बन रहा हो। तो यहाँ पे टेनेंटेड प्लेनेट मैंने पकड़ा था मून को मैंने देखा क्या वो सब लॉर्ड है किसी भाव का, तो वो किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं बन रहा है। अब मैं आगे बढ़ूंगा कैसे, सब लॉर्ड नहीं बन रहा है इसका मतलब है क्वालिफाई हो गया। अब आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि मून किस भाव का स्टार लॉर्ड बन रहा है क्या। तो मैंने देखा मून यहाँ पर 3rd हाउस का स्टार लॉर्ड बन रहा था और 7th हाउस का स्टार लॉर्ड बन रहा, तो मैंने लिख लिया मून इज द स्टार लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस एंड 7th हाउस। अब मुझे जाके देखना है कि ये किसी प्लेनेट का भी स्टार लॉर्ड बन रहा है क्या। तो मैंने जाकर देखा कि ये केतु का स्टार लॉर्ड बन रहा है, और तो यहाँ पर कंक्लूड करेंगे जो केतु है अपनी दशा और अंतरदशा के अंदर मून जिन भावों का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा था 3रा और 7वां भाव, उनके रिजल्ट देगा। दिस इज द रूल। और समझते हैं इसको एक बार और। मरकरी एक आपका यहाँ पर, जुपिटर ले लेते हैं, जुपिटर आपका टेनेंटेड प्लेनेट है। जुपिटर टेनेंटेड प्लेनेट है, तो इसको हमने उठाकर देखना है क्या जुपिटर किसी भाव का सब लॉर्ड बन रहा है क्या। मैंने यहाँ पर आकर देखा तो जुपिटर आपको सब लॉर्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर यह रूल अप्लाई ही नहीं होगा। जो सब लॉर्ड बन रहा है उस पर रूल अप्लाई नहीं होगा। अब मैंने देखा मरकरी, तो मरकरी को आकर यहाँ पर देखा तो मरकरी भी सब लॉर्ड बन रहा है, इस पर भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अब मैंने देखा सैटर्न, तो सैटर्न को यहाँ पर देखा ये भी सब लॉर्ड बन रहा है, तो सैटर्न पे भी रूल अप्लाई नहीं होगा। अब मैंने देखा राहु, तो राहु यहाँ पर किसी भी भाव का सब लॉर्ड नहीं बन रहा है। अब राहु सब लॉर्ड नहीं बन रहा है तो राहु पर यह रूल अप्लाई होगा। अब हम देखेंगे ये सब लॉर्ड नहीं बन रहा है तो किन भावों का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है। तो राहु आपका नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है 4th हाउस का, और राहु नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है 12th हाउस का। तो राहु के आगे आपने 4 एंड 12 लिख लिए। तो राहु इज ए टेनेंटेड प्लेनेट, इट इज नॉट CSL ऑफ एनी भावा, बट इट इज स्टार लॉर्ड ऑफ द 4th एंड 12th हाउस। अब हम देखेंगे राहु क्या किसी का स्टार लॉर्ड भी बन रहा है क्या। तो राहु किसका स्टार लॉर्ड बन रहा है, यहाँ पर देखिए मरकरी का स्टार लॉर्ड राहु बन रहा है, और किसी का बन रहा है क्या, नहीं। तो इसमें जो हम कंक्लूड करेंगे वो ये कंक्लूड करेंगे कि मरकरी अपनी दशा में जो राहु जिन भावों का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा था 4th,
और 12th हाउस उसके रिजल्ट देगा। ये रूल है ये आपका, दैट इज द रूल नंबर 4। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं रूल नंबर 4। केतु के केस में चेक करते हैं हम। तो केतु के केस में मैंने चेक किया तो मैंने देखा केतु क्या किसी का सबलॉर्ड बन रहा है क्या, तो यहाँ पर केतु सबलॉर्ड बन रहा है। जो प्लेनेट सबलॉर्ड बन रहा है वो उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक प्लेनेट लेना है। सबसे पहले जो टेनेंटेड प्लेनेट है उठाकर उसको देखना है वो किसी भाव का सबलॉर्ड बन रहा है क्या। नहीं बन रहा है तो इस रूल के लिए वो एलिजिबल हो गया। यदि बन रहा है तो वहीं छोड़ दो उसे। अब जैसे मून नहीं बन रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ अभी जो बताया था। अब हम देखेंगे किस भाव का स्टार लॉर्ड बन रहा है, तो पता लग गया 7th हाउस का बन रहा है स्टार लॉर्ड और आपके 3rd हाउस का बन रहा है। तो यहाँ पर 3 और 7 हाउस लिख लीजिए। अब हम देखेंगे मून क्या किसी भाव का स्टार लॉर्ड वो प्लेनेट का स्टार लॉर्ड बन रहा है। तो यहाँ पर हमने जाकर देखा मून आपका केतु का स्टार लॉर्ड बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो केतु है वो मून जिन भावों का नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड बन रहा था अपनी दशा और अंतरदशा में उसके रिजल्ट देगा। ये आपका रूल नंबर 4 है। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। जी ज्योति मैम, ज्योति गोसावी, 3 ज्योति है हमारे इस बैच में। सॉरी सर, वो हाँ रह गया तब का। जी ज्योति भट्ट मैम। हाँ सर, मैंने हम नॉर्मली टेनेंटेड ग्रह होता है तो अगर हम उसका एनएल को चेक करते हैं, यहाँ हमें डायरेक्ट टेनेंटेड प्लैनेट को ही चेक करना है। जी 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 ओके सर, थैंक यू। भारती गुप्ता मैम। सर जो अभी आपने समझाया उसमें मैं इसमें सोच रही हूँ कि हमें ग्रह कौन सा पकड़ना है। तो आपने बताया अभी कि मरकरी जो लास्ट में आया, सबलॉर्ड आया, हम उसको पकड़ेंगे किसकी दशा, मतलब उसकी दशा में हमें उसके रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, जो लास्ट में प्लेनेट मिला अल्टीमेटली वो आपके रिजल्ट देने में कैपेबल होगा उन हाउसेस के। जैसे अभी मैंने मून लिया, मून टेनेंटेड प्लेनेट था, हमने देखा वो किसी का सीएसएल नहीं है जी। और मून कुछ भावों का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा था जी। तो जिन भावों का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा था हमने नोट कर लिया जी। 4th एंड सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। अब हमने देखा मून किसी का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है क्या, किसी प्लेनेट का। हाँ जी, देख लिया हम। बन रहा है। हाँ जी। तो केतु अपनी दशा में उन भावों के रिजल्ट देगा जिन भावों का नक्षत्र लॉर्ड मून बन रहा था। तो हम मून को छोड़ देंगे, हम केतु की दशा लेंगे फिर हम। नहीं, मून तो दे ही देगा, केतु भी देगा, मतलब कहने का मतलब केतु भी देगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो गया ना उन भावों का। ओके। हाँ सर, वो प्लेनेट को पकड़ने में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा प्लेनेट किसकी दशा लेनी है। जो प्लेनेट मिला भाई, जो उसका मून जिसका नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, हाँ जी, केतु बन रहा है ना, मैंने स्पेसिफिक प्लेनेट का नाम बोला है। हाँ जी, केतु का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो केतु अपनी दशा में उन भावों के रिजल्ट देगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कंफ्यूजन कोई नहीं है। ठीक है ठीक है, बोल रहा हूँ, अब लिख लो। जैसे मैंने मून चेक किया, क्या स्टेप फॉलो किए बताओ आप। सर जैसे आपने बताया, जैसे राहु का ले लीजिए, राहु जो है वो, राहु का क्यों लीजिए। हाँ जी, मून जो है वो प्लेनेट है, सबलॉर्ड नहीं बन रहा है वो किसी का भी नहीं बन रहा है, तब क्या देखेंगे। ठीक है, तो हम इसका देखेंगे स्टार लॉर्ड, देखेंगे कि वो कौन से हाउस का स्टार लॉर्ड बन रहा है। यहाँ पर देखिए वो आपका वो 3rd एंड 7th का बन रहा है, 3rd एंड 7th का। अब अगला जी जी। फिर हम देखेंगे कि वो कौन से प्लेनेट का सब लॉर्ड बन रहा है। स्टार लॉर्ड, सॉरी, हाँ स्टार लॉर्ड बन रहा है। ये केतु का बन रहा है सर। तो ये जो केतु है ना एंड में जो आया, हाँ जी, वो उन हाउसेस के रिजल्ट देगा 3 एंड 7 के। 3 और 7 के केतु देगा अपनी दशा में, उनका स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। इन शॉर्ट मून और राहु दोनों 3 और ये जो दोनों हाउसेस के फल देगी। हाँ, वो मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, तो ओवरऑल किन किन के देंगे वो तो हमें निकालना है, पर इस रूल को लगाना किस तरीके से वो बता रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, विजय लक्ष्मी मैम। विजय लक्ष्मी दागा जी, ऐसे हैंड रेज्ड है। अनंत लक्ष्मी मैम। सर ये जो आप लास्ट प्लैनेट का बोल रहे हैं, इट विल गिव रिजल्ट्स, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर, दोस पर्टिकुलर हाउसेस during the dasha of Ketu. So then moon also will be giving the results or no? आप छोड़ दो अभी, केतु एक अलग सिग्निफिकेटर हो गया, बाकी हम देखेंगे कौन रिजल्ट दे सकता है। अच्छा, तो केतु, हम केतु का ही देखेंगे।
हाँ, अब ये हमने स्पेशल, जैसे आपको थर्ड हाउस के रिजल्ट देखने, तो आपको पता है कि मुझे केतु की दशा भी देखनी है। हाँ, ओके, अलग थर्ड से हाउस, केतु की अच्छा, दशा आ रही है, वो चाहे उस भाव को सिग्निफाई नहीं कर रहा, तभी भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने में कैपेबल है वो। ओके, ओके, थैंक यू सर। चलो, अब किसी का और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। सर हाँ, ये केतु को तो देखेंगे हम मून के उसमें, तो रिजल्ट दोनों सेम देंगे रिजल्ट, क्योंकि दोनों की नहीं बात कर रहा हूं मैं, केवल अभी मिक्स मत करो। आपने ये पता कर लिया कि केतु अपनी दशा में इन भावों के रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने के लिए क्वालिफाई है, और कौन देगा ये नहीं बता रहा मैं अभी आपको। अच्छा, ठीक है, ठीक है, स्पेशली केतु उन भावों के रिजल्ट देने के लिए क्वालिफाई हो गया, क्वालिफाई हो गया, ठीक हाँ, है। वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने के लिए, जैसे मैंने बताया कि कोई प्लेनेट, एक पर्टिकुलर अनटेनेंटेड प्लेनेट पर्टिकुलर भाव का सीएसएल बन गया, तो उन भावों के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट वो देगा। तो अब आपको एक प्लेनेट पता चल गया यहाँ पर कि तीसरे भाव की जब आप कोई चीज देखोगे, या सातवें भाव से मतलब मैरिज देखोगे, तो इस पर्सन की केतु मैरिज दे सकता है, क्योंकि केतु स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो गया अब 7th हाउस का। तो केतु अपनी दशा और अंतर दिशाओं के अंदर इस पर्सन को मैरिज दे सकता है। तो उसकी कुंडली में प्रोमिस नहीं है, तभी भी केतु की दशा आ गई तो इस पर्सन की मैरिज हो सकती है। केपी एस्ट्रोलॉजी में इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि केतु थैंक की यू दशा सर, आ थैंक गई यू। तो केतु अपनी दशा के अंदर इस पर्सन को मैरिज दे सकता है, शॉर्ट ट्रेवल करा सकता है, जो भी तीसरे और सातवें भाव के सिग्निफिकेशंस हैं। सुनीता चतुर्वेदी मैम। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैम। सर मैं घर में शादी थी तो मैं अटेंड नहीं कर पाई 10 दिन से, एंजॉय तो किए मैं मैम, दोनों में कोशिश से एक कर ही रही भाव हो हूँ, सकते हैं। कोशिश कर रही हूँ मैं समझने की। तो सर प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो मुझे थोड़ा सा। देखो, बोलने की जरूरत नहीं हो तो हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है आपको। ये सर आपने इसमें लिखा था ना कि रिकॉर्डिंग नहीं नहीं, मिलेगी। इसलिए लिखा है कि केयरलेस हो गए ज्यादातर स्टूडेंट्स, तो वो उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी करना जरूरी है, बगैर सीखे निकल जाएंगे, अदरवाइज फिर मुझे पाप लगेगा कि आप मेरे पास आए और मैंने आपको सिखाए बगैर जाने दिया। तो मैं अपने कर्मास को ठीक कर रहा हूँ, जुपिटर स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये कहा था कि अब सब लोग अटेंड करना है, वरना मेरा जुपिटर वीक हो जाएगा कि मैं आपको समझा ही नहीं पाया। सर बहुत बहुत थैंक यू। और सर मेरा अगर कुछ कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप कोई नहीं, वो प्लीज आप देख ऑलवेज लीजिएगा। मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं जवाब देता हूँ जिसके भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है सर, ओके सर, ज्योति थैंक यू कृष्णन सर। मैम। मतलब फर्स्ट वी शुड टेक द नक्षत्र लॉट, है ना, उसका इफेक्ट, वो नहीं तो फिर एसबी सब ब्लॉक देखना चाहिए, है ना। फर्स्ट सीएसएल देख रहे हैं, फिर फिर किसी का नक्षत्र लॉट तो नहीं बन रहा देख रहे हैं। हाँ, नक्षत्र लॉट बन रहा है तो देन मैटर इज ओवर, अगर नहीं बन रहा तो फिर सब ब्लॉक को देखना चाहिए। सीएसएल बन रहा है तो मैटर खत्म हो गया, खत्म हो गया। अगर सीएसएल नहीं बन रहा है तो नक्षत्र लॉर्ड को देख रहे हैं, अगर वो भी नहीं बन रहा तो फिर एसबी को देख रहे हैं, सब लॉर्ड को। अब वो सब लॉर्ड का फिर कौन कौन सी हाउस का देख रहे हैं, जी जी जी, है ना। अगर तो मेन हाउस में मेन प्लैनेट का इफेक्ट वो नंबर में आ जाएगा, वो भाव का आ जाएगा। जी मैम, थैंक यू। जयवंत कुमार जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर ये केतु की जो सिचुएशन अभी हमने देखी है, इसकी स्क्रिप्ट में अगर 7th हाउस नहीं भी आ रहा, मतलब 2 7 11 नहीं आ रहे, लेकिन इधर ये 3 और 7 दिखा रहा है, तो शादी करा सकता है आपकी। यस बिल्कुल, ये जो मैंने रूल बताया इसलिए अलग से रूल्स हैं, चारों जिसे हम गोल्डन रूल बोलते हैं। हमें यदि अपनी प्रेडिक्शन को पिन पॉइंट करना है तो इस चीज को यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। 90% लोग इसे यूटिलाइज नहीं करते, पता भी नहीं है उन्हें, और वो इसको यूटिलाइज किए बगैर करते हैं तो प्रेडिक्शन गलत जाती है, हमें इसका ध्यान रखना है। जी सूसा। सर मुझे ये पूछना है कि ये जो अपनी स्टार वन सॉफ्टवेयर है उसमें ये रूल इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है? सर वो मैं कंफर्म करूंगा कि क्योंकि आपको कल बताऊंगा, क्योंकि मैंने आज ही नोटिस किया है ये, तो मैं इसको कंफर्म करूंगा स्टार वन वालों से। क्योंकि जब मैंने इसको चेक किया तो बीच में मुझे एक सिग्निफिकेटर FO करके मिला, वो मेरी समझ। सर वो फॉर्च्यून है, मैं कराऊंगा आपको। अच्छा, वो पार्ट ऑफ सिलेबस है हमारा। ओके, तो वो उसने मुझे कंफ्यूज किया। सेकेंडली मेरा ये जो रूल्स उसमें अप्लाइड हैं या नहीं, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा। ये एक रूल नोटिस में है, बाकी सारे अप्लाइड हैं कि इसमें एक्सचेंज वालों को वो टेनेंटेड ले रहा है, जबकि उन्हें अनटेनेंटेड लेना चाहिए। तो मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा उनसे। नहीं सर, वो तो हाँ, वो एक गलती है।
हाँ, वो एक गलती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जो रूल नंबर 1, 2, 3, 4 हैं, ये सिग्निफिकेटर निकालने में क्यों नहीं अप्लाई हो सकते डायरेक्टली वाया दी सॉफ्टवेयर? ये सर किसी भी सॉफ्टवेयर में अप्लाई नहीं किए हैं उन्होंने, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों को ये रूल यूज भी नहीं करते, 80% लोग। क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया तो इसमें कॉम्प्लिकेसी है, समझाने में भी कॉम्प्लिकेसी है, तो जनरली टीचर क्या होता है वो चीज बताते ही नहीं जिसमें कॉम्प्लिकेसी हो। अब आप लोगों को समझने में थोड़ा दिमाग लगाए ना, कई लोगों को लगा हुआ पता नहीं क्या चीज़ है, टफ लगने लगी होगी सब्जेक्ट, मगर इसीलिए मैंने आज स्पेशल क्लास रखी थी कि ये डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो वो सिग्निफिकेटर इनको बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते, और ये कॉमन रूल्स नहीं है। जिन लोगों को ज़्यादा पता है या जो कृष्णा मूर्ति जी के यहाँ से पढ़े हुए हैं वही लोग इनको यूज़ करते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करवा दीजिए सर, थोड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी। देखता हूँ सर, मैं बात करता हूँ करते हैं यानी। थैंक यू सर, जी थैंक यू। चलो बबीता मैम, रुस्तगी मैम। यस सर, बस एक ही क्वेश्चन था। जैसे हम वैदिक से कुंडली देख रहे हैं, तो जैसे केतु की दशा आई तो हम वैदिक में ये भाव ले सकते हैं सर? नहीं, वैदिक को इससे मिक्स मत करिए, अभी मिक्स ना करें, ठीक है सर। कभी भी मत करिएगा। जब आप केपी लगा रहे हो तो केपी लगाना, ओके सर। वैदिक लगा रहे हो तो वैदिक लगाना। अब उनको मिक्सिंग करोगे ना तो फिर आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। तो वैदिक से जब आप प्रेडिक्ट कर रहे हो तो वैदिक से करना, और इससे कर रहे हो तो इसी से करना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ जरा, काफी लोग निकल गए हैं बगैर बताए हुए। अभी 57 या 58, 59 लोग थे, मैंने जैसे ही कहा ना रिकॉर्डिंग दे दूंगा, 7-8 लोग निकल चुके हैं, देख लो। अभी हम बात करते हैं, देखिए रिकॉर्डिंग से ये है कि सर जैसे अभी सर रिकॉर्डिंग से ये है कि जैसे अभी समझ आ गया, फिर थोड़ा सा भूल जाते हैं तो रिकॉर्डिंग देख के समझ आ जाता है। वो ठीक है, रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करूंगा, मगर क्लास भी तो अटेंड करें ना, उसमें कुछ पूछना हो बताना हो तो वो ठीक रहता है बाद में, वरना फिर वो लोग क्या होता है, जैसे आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग चाहे मैं भी 10 न्यू टॉपिक मत करवाओ सर, मत। टॉपिक नहीं करा रहा मैम, टॉपिक तो मैंने कोई कराया नहीं सर आज न्यू टॉपिक मत करवाइए। न्यू टॉपिक कोई नहीं करा रहा, आपको तो ज्योतिर्मया है सादे से। न्यू टॉपिक नहीं करवा रहा, ठीक है। ये केवल एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ और आपके काम की चीज कर रहा हूँ, आपके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं डालूंगा। ये है एग्जांपल रिलेटेड टू जॉब। स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ते हैं आपसे ही पढ़वाऊंगा। तो जॉब के लिए जो हाउसेज होते हैं वो होते हैं 2, 6, 10, 11, दूसरा, छठा, 10वां, 11वां। जब भी आप जॉब देखोगे तो जॉब में हम मेन हाउस 10th भी रखते हैं, कहीं कहीं पे 6 भी रखते हैं, ठीक है। और आप जब बिजनेस देखते हो तब हम 7th हाउस को भी मेन मान लेते हैं। तो जॉब में आपका 6 भी होता है, 10th भी होता है। और इसमें जो नेगेशन हाउसेज होते हैं वो होते हैं 5 और 9, और मेजर नेगेशन हाउस यहाँ पर 5 मान के चलते हैं। टेक नोट ऑफ मेजर नेगेशन। एक की हमने स्क्रिप्ट तैयार की कि जो उसका ये आपका स्टार लॉर्ड है वो 2, 6, 7, 9 दे रहा है, और सब लॉर्ड 11, 10, 8 एंड 12 दे रहा है। स्टार लॉर्ड दे रहा है 2, 6, 7, 9, और सब लॉर्ड दे रहा है आपका 11, 10, 8 एंड 12, ठीक है। आप में से जो भी इसको स्क्रिप्ट को एक्सप्लेन करना चाहे वो अपना हैंड रेज करे कि ये पर्सन प्रोफेशन ढूंढ रहा है। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन मैं पूछूंगा। सबसे पहले, क्या इसको नौकरी मिलेगी क्या आसानी से? नंबर 1 क्वेश्चन ये है। दूसरी, इसको जब नौकरी मिल गई तो आगे इसको नौकरी के अंदर कोई परेशानियां होंगी क्या? टेस्ट कैसा रहेगा नौकरी का? ये 2 क्वेश्चंस हैं। हालांकि मैं सोर्स भी डाल सकता था, मैं सोर्स नहीं डाल रहा हूँ। तो ये मैं केवल आपको चीज़ों को समझाने के पर्पज से ये मैं अभी ले रहा हूँ, जो भी क्लास ले रहा हूँ। एग्जाम्पल रिलेटेड टू जॉब है, तो अपने माइंड पे प्रेशर ना डालें। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं आपका टेस्ट लूँगा, तो वो इस तरीके से ही टेस्ट है कि आपका जो स्टार लोड है, SL लिखा हुआ है, एक्चुअली स्टार लोड है। ये आपको 2, 6, 7, 9 दे रहा है, सब लोड 11, 10, 8 एंड 12 दे रहा है। तो मेरे 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या इसको नौकरी मिलेगी? प्रॉमिस है इसकी कुंडली में, और प्रॉमिस है तो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक प्रॉमिस है? और नंबर 2, 10 लोगों ने हैंड रेज कर दिया। नोट कर लो, मैं इसको डिसअपियर कर दूंगा जब मैं आपसे बात करूंगा, इसलिए मुझे देखना बंद हो जाए। सब लोड में आ रहा है आपका 11, 10, 8 एंड 12। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 1, नौकरी मिलेगी क्या? फिर उसका टेस्ट कैसा होगा? यस,
मैं जिसे बोलूँ वो बताएं, और सब लोग पार्टिसिपेट करें, बहुत अच्छा है, काफी लोगों ने। पंकज जी आपसे ही शुरुआत करता हूँ, आपका सबसे पहले हाथ उठाओ, बताएं पंकज जी। बिल्कुल सर, सब लॉर्ड के लेवल पे 2-6 आ रहा है तो जॉब तो मिल जाएगी। सब लॉर्ड ही स्टार लॉर्ड है? हाँ, स्टार लॉर्ड के लेवल पे आ रहा है 2-6 आ रहा है। और हाँ, तो सबके लेवल पे 10 और 11 भी आ रहे हैं, तो जॉब तो कंफर्म मिलेगी। मगर जहाँ तक टेस्ट की बात है, तो टेस्ट में 8 आ रहा है, 8-12, तो जॉब मिल जाएगी, मगर जॉब मिलने के बाद एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से। इन्होंने जो बताया वो काफी हद तक ठीक है। मैं नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा हूँ किसी और से, मैं कट नहीं करूंगा, आप जो बताओगे उसे आज की क्लास में, ठीक है? आप फ्रीली बताइए जो भी आपको लगता है, मैं उसका वो नहीं करूंगा, उसको चेंज। यहाँ पर अब क्या किया आपने, सब लेवल पर ये आ रहा था 11, 10, 8 एंड 12, तो इतना सा मैं बता देता हूँ, इन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सब लेवल पे 10 और 11 आ रहा है, इसका मतलब जॉब चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों स्ट्रॉन्ग हाउसेज आ रहे हैं, मगर 8, 12 आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ परेशानियां भी बनी रहेंगी। मैंने आपको बताया था जब भी स्क्रिप्ट में 8 एंड 12 आ जाए दोनों एक साथ, तो वो प्रॉब्लम को इंडिकेट करते हैं। इस नियम को आप दिमाग के अंदर रखना, दोनों एक साथ आ जाए तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, मगर वहाँ पर 10 और 11 भी आ रहे हैं, इसलिए वहाँ पर टेस्ट उसका ठीक रहेगा। डिस्पाइट ऑफ प्रॉब्लम वो पर्सन काम करता रहेगा, उसको दिक्कतें आएंगी मगर उसका जॉब कंटिन्यू चलता रहेगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, सब लेवल पर 10 को उठा के 3 लिया हूँ, 11, 3, 8 एंड 12, मतलब 10 को मैंने हटा दिया और यहाँ पर एक नंबर लेकर आ गया हूँ मैं 3। अब नेक्स्ट में जिसे बोलूँ वो बताएंगे क्या चेंज होगा इसमें। ज्योति कृष्णन मैम आप बताएंगे? नहीं, आपसे नहीं पूछूंगा, रुको, आप सबसे ज्यादा पूछते हो। एंड्रेला मैम आप बताइए। 10 की जगह 3 आ गया। हाँ, 10 की जगह 3 आ गया तो क्या होगा? 10 की जगह 3 आ गया, उसका क्या कुछ स्विच होगा जॉब का? अब सब लेवल पे पहले था देखो 11, 10, 8 एंड 12, इज इट क्लियर? हाँ, प्रॉब्लम तो रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा बिकॉज ऑफ 8 एंड 12, 11, 8 एंड 12 कम होगा प्रॉब्लम, स्टेटस कम हो जाएगा क्योंकि 10 नहीं है ना। तो 10 जॉब में प्रॉब्लम थोड़ी होता है, जॉब के लिए पॉजिटिव हाउस है। हाँ, मगर 10 तो चला गया ना, 3 आ गया ना। अच्छा, 3 के लिए नेबर 3 प्रोफेशन के लिए 3 ध्यान रखना। So 3 is not good, हाँ, 3 is not good. So he will have problems. He will have more problems, more problems in the job. हाँ, सबको समझ में आ रही है ये चीज कि देखो हाँ, मैंने more 10 problems हाउस because हटाया of और बदले में 3 लगा दिया, तो जॉब अभी भी चलेगा क्योंकि 11 इज देयर, 11 है, मगर 10 हट गया तो मतलब जो एक पॉजिटिव हाउस है वो टेस्ट में से हट गया और उसकी जगह न्यूट्रल आ गया। 3 इज न्यूट्रल हाउस, ठीक है? तो रिलेटिवली पिछली कंडीशन के कंपैरिजन में मगर because it is Trishabha house, it will be causing problems, right? More problems. 8 and 12 are there और एक प्रोटेक्टिव हाउस बच गया मैडम। जो 3 है ना, ट्रेवल आप बोलोगे सोर्स लेवल पर, तो यहाँ पे हम टेस्ट लेवल पे 3 को उस तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे, पर आपने सही वो ट्राई किया है। नेक्स्ट मैं पूछूंगा, देखिए, और इसमें मैंने रीलोकेट हो गए, रीलोकेट होना पड़ेगा, जो ट्रांसफर हो सकता है ना, बिकॉज 3 ट्रांसफर मत मानिए, वो सब सोर्स में होता है। अभी यहाँ पे रुकिए, आप केवल टेस्ट पे बात करो, बाकी चीजों पे हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ 3 होने से ट्रैवल सिर्फ ट्रैवल कुछ भी नहीं है, वो शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है, वैसे न्यूट्रल होता है। टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, उसमें 3 का कोई रोल नहीं है टेस्ट में, इट इज ए न्यूट्रल हाउस, ठीक है। अब एक नेक्स्ट मैंने चेंज किया है इसके अंदर। अब मैंने क्या किया, देखिए 8 एंड 12 को हटा दिया है, 11, 3, 8, 12 की जगह मैंने ले लिया 11, 3, 5, 9, 11, 3, 5, 9 एसबी लेवल पर। अब मैं जिसे पूछूंगा वो बताएंगे, और जो रह भी जाए तो कोई बात नहीं, आप सब समझ रहे हैं। यहाँ पर उस तरीके का नहीं मिलना है कि भाई कोई सोचे कि मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। ज्योति भट्ट मैम आप बताओ, 11, 3, 5, 9 आ गया 11, 3, 8, 12 की जगह, हाँ सर,
जॉब मिल जाएगी, लेकिन उससे फिर जॉब चली भी जाएगी। यस, मतलब इवन हमारे पास वो आ जाएगा इस सिचुएशन में तो हम खुद कह देंगे आप जॉब चेंज कर लो। बताइए क्यों, रीजन बताओ। 5-9 5-9 मेजर नेगेशन हाउस है प्रोफेशन के लिए। यस 8th हाउस 6 से 12th है, 9th हाउस आपका 10 से 12th है, तो 5 और 9 दो मेजर नेगेशन हाउस आ गए। 8 and 12 गिव्स द ट्रबल ओनली, बट 5 and 9 आर नेगेशन हाउसेज, मेजर नेगेशन हाउसेज हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम को मैनीफोल्ड इंक्रीज कर देंगे। पर्सन ज़्यादा परेशान होगा, उसका जॉब लॉस होने की भी चांसेस हो। 5 इंडिकेट करता है लॉस ऑफ जॉब और 9 इंडिकेट करता है चेंज ऑफ जॉब। तो 5 और 9 आने की वजह से आपका क्या होगा, आप इसकी ट्रबल बढ़ गई। देखिए स्क्रिप्ट को, जो मेरा पर्पस और कुछ नहीं है, ये है कि हम अपना दिमाग स्क्रिप्ट में किस तरीके से लगाएंगे। आप जितनी ज़्यादा स्क्रिप्ट बनाएंगे उतना आप यहाँ पर समझ पाएंगे। अब सपोज यहाँ पे 11 नहीं है, एक मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ नेक्स्ट। यहाँ पर सपोज 11 नहीं है और यहाँ पर आ रहा है सपोज आपका 3, 8, 5, 9। वेरी बैड, वेरी बैड। तो व्हाट विल यू प्रेडिक्ट, कौन बताएगा? लूज द जॉब, नहीं मिलेगी। नहीं मिल जाएगी, मगर क्योंकि आपका एनएल लेवल पर हाउस 2 and 6 आ रहे हैं, मगर वो तो सडनली छूट जाएगी जॉब, एकदम सैक कर दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और देखते हैं, और एक मैं और प्रॉमिस देखता हूँ। इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा? वेरी नाइस। फिर इस केस में जल्दी छूट जाएगी जॉब? हाँ जल्दी छूट जाएगी। अब देखिए एजुकेशन की स्क्रिप्ट है। एजुकेशन में देखिए, एजुकेशन के लिए जो मेन हाउसेस होते हैं 4, 9, 11 होते हैं। ये मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, कुछ लोग और भी कुछ हाउसेस को इंक्लूड कर लेते हैं। तो एजुकेशन में आते हैं 4, 9, 11। और डिफिकल्टी जो एजुकेशन में होती है, 4 का नेगेशन 3 है और 9 का नेगेशन 8 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, एक पर्टिकुलर केस देख रहा हूँ मैं कि CSL को मैंने छोड़ दिया, सोर्स को। NL पर आप नोट कर लीजिए 4, 6, 12, 9 आ रहा है। 4, 6, 12, 9 और सब लेवल पर आ रहा है 3, 8, 7, 12। नोट कर लो इसको, सब लेवल पर आ रहा है 3, 8, 7, 12। हाँ जी। नहीं आपसे नहीं पूछ रहे मैम, आपको बहुत ज्यादा आता है, किसी और से पूछने दो। आवा मैम। सर इसका 4, 6, 12, 9 जो है इसका एजुकेशन गुड है, लेकिन यदि इसका नेगेशन जो है 4 का 3 आ जाता है और 9 का 8 आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके उसमें बाधा डालेगा, कुछ ना कुछ अड़चन डालेगा। वेरी गुड वेरी गुड। और कुछ इसमें ऐड करना चाहें सुखदेव अरोड़ा जी, आप ऐड करना चाहें? सर इसमें फॉरेन एजुकेशन का भी कुछ नहीं, फॉरेन मत देखो मैडम, वो सोर्स में जाएगा जी। ये आप यहाँ पे केवल देखो एनएल से रिजल्ट देखो और सबसे टेस्ट देखो कि उसकी उसमें एजुकेशन का प्रॉमिस है या नहीं। अब जैसे आपने एनएल से देखा, देखो प्रॉमिस स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है इस केस में। हाँ जी। सुखदेव अरोड़ा जी आप कुछ लाइट डालिए इस पर, फिर मैं बताऊंगा। सर सब लोड के लेवल के ऊपर 4, 9 आ रहा है, तो इट इज गुड। लेवल कितनी एजुकेशन होगी ये बताओ? हायर एजुकेशन जाएगा सर, 2 मैच कर रहे हैं। एजुकेशन जाएगा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई, क्योंकि इसमें केवल 4 नहीं 9 भी आ रहा है, और 9 इंडिकेट करता है आफ्टर ग्रेजुएशन, आप मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की एजुकेशन को इंडिकेट करता है। और क्या आ रहा है देखो इसके अंदर, 8, 12 है तो रिसर्च में जाएगा। 12 है सर, हायर एजुकेशन कैन बी फ्रॉम अब्रॉड। इसके अंदर प्रॉमिस में 8 नहीं है सर, 12 is coming, so maybe a higher education from abroad. नहीं, आप सोर्स क्यों ढूंढ रहे हो? ओहो सॉरी, देखो हायर एजुकेशन का यही चीज आपको नोट करनी है कि हम क्या करेंगे। देखो मैं इसलिए स्क्रिप्ट पर रखा है, आपको समझ में आनी चाहिए। कहाँ से होगी वो आपका ये नहीं बताएगा एनएल या वो,
आपका क्या बोलते हैं उसे सब आपको CSL बताएगा सोर्स की, वो बाहर पढ़ने जाएगा, किस तरीके से पढ़ने जाएगा या किस तरीके के एफर्ट से वो काम करेगा। इज इट क्लियर? तो अब आप मुझे बताओ इसका एक्सपेंस होगा जी। वेल यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। एक्सपेंस नहीं होगा सर, ब्रेक होना चाहिए मेरी समझ से। हाँ यस, सूर साहब ने सबसे बढ़िया बात बताई है। इट इज क्लियर कट केस ऑफ ब्रेक इन एजुकेशन। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं हो सकता। देखिए 8 and 12 causes the break in education. 8 and 12 नहीं मैडम, मेन नेगेशन हाउस भी आ रहा है इसके अंदर। 3 सर रुक कर एजुकेशन होगी। हाँ यस करेक्ट। 3, 8, 12 सारे नेगेशन, मेन नेगेशन हाउसेज हैं 3 and 8 और दोनों नेगेशन हाउसेज हो गए तो 3 नेगेशन हाउस है। इसके बाद आपका 8 भी है, हायर एजुकेशन में भी ब्रेक होगा। तो इस तरीके से होगा, ये एजुकेशन हायर लेगा। देखो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, मगर इसको ग्रेजुएशन में भी दिक्कत आएगी, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इस पर ब्रेक होगा। उसके बाद इसको बाद में जाके ये पर्सन ज्वाइन करेगा। जैसे हम करते हैं ना, अब हम इस एज में एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो ये वन काइंड ऑफ एजुकेशन होगी। तो आफ्टर ब्रेक एजुकेशन होगी। तो पहले ग्रेजुएशन तक कैसे करेगा मैं आपको समझाता हूँ जस्ट, कि ये लाइक 12th के बाद बहुत लोग स्ट्रीम बदल लेते हैं या ब्रेक कर लेते हैं कि IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ, नीट में नहीं हुआ, 1 साल घर बैठ गए। ब्रेक इन एजुकेशन हो गया। खराब नहीं है एजुकेशन, ध्यान से समझिए देखिए इसको। मेरे बेटे का एजुकेशन ऐसे ही है सर। हाँ तो ब्रेक हुआ, अब उसने इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू उसने हो गया और वो पढ़ने लग गया। वहां पे ब्रेक तो मिला ही। अब वहां पर जाकर फिर उसने क्या किया, उसको सेटिस्फैक्टरी प्लेसमेंट नहीं मिला तो उसने फिर 1 आध साल किसी चीज की तैयारी की, हायर एजुकेशन की, फिर ब्रेक मिल गया उसको। और हायर एजुकेशन की तैयारी करने के बाद प्लीज बीच में ना बोले प्लीज, 1 मिनट। आपको सबको मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, आपको रिकॉर्डिंग बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम और आपको जो इंटरप्रेट करना है वो भी कर सकते हो, पर आपको जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें स्क्रिप्ट किस तरीके से रीड करनी है वो समझाना। मैं एक और केस लूंगा अभी, देखिए। सर इस एजुकेशन वाले में एक क्वेश्चन था सर, अगर ये एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू हुई होती तो इसमें सर 6th हाउस का भी रोल आना चाहिए था? नहीं सर, लेकिन सब पे लेवल पे भी आना चाहिए सर। सब तो टेस्ट बताता है। तो सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें नक्षत्र लेवल पे 6 चाहिए। हाँ, जो भी चीज देखनी है रिजल्ट तो नक्षत्र लेवल पे चाहिए ना। जैसे वो सोर्स भी बताएगा आपको, सोर्स में होगा 6। ओके सर। मैं अभी सोर्स पे बात नहीं कर रहा, मैं केवल आपको रिजल्ट और टेस्ट पे बात कर रहा हूँ। आप जब स्क्रिप्ट में पढ़ोगे आपको ये पता करना है कैसे हुआ, तब सोर्स की जरूरत होगी। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट मैंने लिखा हुआ नहीं है। सपोज एजुकेशन में सोर्स पे आ रहा है, आप नोट करो 1, 6 और 12, 1, 6, 12। इसको रीड करके बताओ कोई भी। एजुकेशन में सोर्स लेवल पे 1, 6, 12 आ रहा है। आप में से कोई भी हैंड रेज करो और इसको तीनों नंबरों का मतलब बताओ। पंकज जी बोलिए। पंकज जी नहीं बोल रहे। हाँ प्रीति आप बोलिए। जिन्होंने आंसर दे दिया वो उनसे नहीं पूछ रहा मैं। प्रीति आप बोलिए। जी सर इसमें एक तो 6 फर्स्ट आ रहा है तो नेटिव खुद हो गया, 6 आ रहा है तो कॉम्पिटिशन। हाँ फर्स्ट हो गया तो नेटिव हो गया, सेल्फ हो गया, 6 हो गया तो कॉम्पिटिशन। सुनीता मैम प्लीज म्यूट कर लो मैम। फर्स्ट प्लेस से दूर या फिर अब्रॉड। 12 हो गया तो सर बर्थ प्लेस से दूर या फिर अब्रॉड। डिस्टेंस मतलब सर लोग माइक ऑफ नहीं करते, बहुत मुश्किल है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। कम्युनिकेटिव मैं ये मानता ही नहीं है, कितनी बार कर चुका हूँ। सर रिपीट करूं सर फर्स्ट है सेल्फ। कैलाश शर्मा जी आप बताइए। 1, 6, 12 का इन्होंने बताया है प्रीति ने कि 1 का मतलब हो गया सेल्फ, 6 का मतलब हो गया कंपटीशन और 12 का मतलब हो गया अब्रॉड या फॉर अवे। डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन बाकी कितना करेक्ट स्क्रिप्ट आपको रीड करती है। इसमें बता रहा है 1 मींस सेल्फ एफर्ट
कौन है सोर्स? सेल्फ एफर्ट इज द सोर्स। अपने पर्सन ने खुद एफर्ट किए हैं। 6 का मतलब क्या है? उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई की है। और 12 का मतलब वो क्वालिफाई करके या तो अब्रॉड गया है या फिर वो क्या किया है, उसने कहीं दूर जाकर उसने सेलेक्ट हुआ है या उसने दूर रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ये भी कह सकते हो आप कि कहीं हॉस्टल में जाकर पढ़ाई की है या आइसोलेशन में कहीं रहा है। 12th हाउस आइसोलेशन को भी इंडिकेट करता है। ऐसी जगह पर रहकर इसको दोनों तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो कि वो दूर जाकर भी पढ़ा है या पर उसका एजुकेशन का सोर्स क्या हुआ, सेल्फ आया उसमें नंबर 1, पिताजी नहीं आए। यदि इसके अंदर सोर्स में 9 आ रहा होता तो क्या बोलते आप? सपोज इट इज 9, 6 एंड 12। 6 नहीं आएगा, 9 आएगा, तो सपोज मैं मान लेता हूँ 9 और 12 आ रहे हैं केवल। With the help सर of 9 तो हायर एजुकेशन और बाकी दो कॉम्बिनेशन। लॉन्ग जर्नी भी होगा ना, 9 आता 9 गुरु से, long खास गुरु से होती जी ये। सर कोचिंग से। journey. With the support of parents, he has gone abroad. Yes, very good. ये भी सभी आंसर सही है, गलत कोई भी नहीं है। देखो कोचिंग, सर कोचिंग भी तो ले सकते हाँ, इसमें हैं। एस्ट्रोलॉजी में एक्सपेंसेस भी तो बताओ ना। 12 को एक्सपेंस क्यों नहीं बोल रहे? सर लोन नहीं कह सकते 6 हाउस को, लोन लेके अपने मतलब खुद मतलब नेटिव लोन लेके मतलब फॉरेन जाने के लिए नहीं देख सकते इस तरीके से। एजुकेशन लोन। फादर सपोर्टेड कोचिंग कम एजुकेशन एट ए डिस्टेंट प्लेस। देखो क्या रीड किया सर ने, स्क्रिप्ट श्लोक बना दिया पूरा बिल्कुल करेक्ट। आप सब लोग सही कह रहे हैं। देखो, और यही इसकी ब्यूटी है कि आपने इसके अंदर जैसे ही देखा, मैम कह रही है 6 इज लोन, वो भी सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। उसमें 9 ना है सर, तो 6 और 12 और 1 नहीं हो तो लोन लेके मतलब फॉरेन के लिए गया लोन नेटिव। लेके भी हो सकता है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी डिनाई जी कर सकते हैं। जी। मेडिकल फील्ड में जाने का भी योग नहीं हो सकता। क्या कह रहे हो? मेडिकल फील्ड में स्टडी करने का नहीं, वो आप टाइप ऑफ एजुकेशन उससे नहीं देखते। टाइप ऑफ एजुकेशन सीएसएल प्लेनेट से देखेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं केवल स्क्रिप्ट को एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि हमें स्क्रिप्ट को किस तरीके से रीड करना है, किन क्वेश्चनों का आंसर कैसे देना है, ये ऑब्जेक्टिव है मेरा। मैं उसको बिल्कुल पिन पॉइंट हम कई तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे 9 और 12 आ गया तो सर ने सही कहा कि आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग क्या है, खुद क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो उनके फादर अपने खर्चे के बेस पर 12 एक्सपेंसेस को भी तो इंडिकेट करता है। 12वां भाव फॉरेन को ही नहीं इंडिकेट करता, या 12वां अवे फ्रॉम होम को इंडिकेट नहीं करता। 12वां भाव आपका हॉस्टल भी हम कह सकते हैं। साथ साथ में 9 और 12 के देखिए डबल इंटरप्रिटेशन है। 9, 12 का मतलब लॉन्ग ट्रेवल, एयर ट्रेवल के थ्रू गए आप। सर कोचिंग की हेल्प से कर 12 का मतलब आपका एक्सपेंसेस हो गए, मगर ज्यादा होगा फादर, क्योंकि लॉन्ग ट्रेवल कैन नॉट बी द सोर्स, क्योंकि केवल ट्रेवल करने से हम थोड़ी एजुकेशन ले लेंगे। 9, 12 जब भी आ रहा है, आप ये मानकर चलिए सोर्स लेवल पर कि उसके फादर की उसमें हेल्प है डेफिनेटली। और 12 आ रहा है तो ये मान के चलो कि फादर ने पैसे दिए हैं, एक्सपेंसेस किए हैं। ये भी आप इंडिकेट कर सकते हो। जैसे एक दिल्ली का स्टूडेंट है, उसकी भी कुंडली में यदि सोर्स लेवल पे 9, 12 आ रहा है तो ये भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। दोनों चीजों को दिमाग में रखना है आपको, हमें वन साइडेड कभी नहीं रखना। 4-5 इंटरप्रिटेशन है, सभी माइंड में रखना है कि 9, 12 आ गया तो एक पर्सन कहेगा कि वो लॉन्ग ट्रेवल करके गया है, फॉरेन में गया है या बहुत दूर जाकर पढ़ा है। 12 इज हॉस्टल ऑल्सो। साथ में ये भी कह सकते हैं कि उसके फादर की हेल्प से खर्चे किए हैं, मतलब पैसा भी खर्च हुआ है। 12 इज ऑल्सो एक्सपेंसेस। 9 इज फादर, तो पिताजी की हेल्प से उसका एडमिशन हुआ है, मगर उसमें 9 नहीं आया, केवल 1, 6 आया। और तो 1, 6 आ गया तो इसका मतलब कंपटीशन कहीं न कहीं आ गया। या मैम जैसे कह रही थी कि लोन लिया है उसने, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो इन सभी चीज़ों को हमको दिमाग के अंदर रख के चलना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो सोर्स लेवल पर और नक्षत्र लॉर्ड लेवल पर और सब लॉर्ड लेवल पर इस स्क्रिप्ट को हमें पढ़ना आना चाहिए। Sir, one question. So can we say 6 on the job education? Many people do internship, no? So can it be also said like that? ओवरऑल एजुकेशन को देख रहे हैं तो फिर हम नहीं कहेंगे, मगर हम टेम्परेरी देख रहे हैं तो ठीक है। जैसे हमें किसी की कुंडली को ओवरऑल एनालाइज कर रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर इवेंट हो गया, वो तो हाँ, स्पेसिफिक टाइम। हाँ,
पर ओवरऑल यदि हम एनालिसिस कर रहे हैं फिर उसमें हमें दशा वगैरह देखनी पड़ेगी मैम। अच्छा ठीक है। ओवरऑल ये तो हम केवल स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ओवरऑल रिजल्ट के लिए दशाओं का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अभी हम केवल स्क्रिप्ट को एक आइडिया, प्रॉमिस जैसे क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है आप। हाँ जी मेरा एक क्वेश्चन है सर, आजकल जैसे आईआईटी वगैरह के लिए प्रिपरेशन 11th और 12th में करवाई जाती है, सुबह से 10 बजे से लेके बच्चा 11 बजे तक वहीं पे ही पढ़ता है। तो सर इसको फिर हम कौन से हाउस में लेंगे? 2 साल के लिए इसी तरीके की एजुकेशन चलती है सर। सर जैसे 11th और 12th तो सर मतलब जैसे आपने कहा 6 है तो ये और 9 का भी हुआ। देखो ऐसा होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये नहीं है पिता का पैसा खर्च तो हर चीज में होता है, पर पैसा खर्च करना वो होता है आपने कैपिटेशन फी दी। यस सर, तो हम मतलब ये भी कह सकते हैं कोचिंग के थ्रू। कोचिंग के थ्रू वो तो मैम कोचिंग के बगैर तो किसी में होता ही नहीं है, आजकल बोलने की जरूरत ही नहीं है। कोचिंग तो करे बगैर एडमिशन हो ही नहीं सकता, तो कोचिंग और स्कूल और अच्छे स्कूलिंग वो तो सब कुछ है ही, इट इज द पार्ट ऑफ दैट। बगैर कोचिंग का कौन नीट में सेलेक्ट हो रहा है या कहीं आईआईटी में सेलेक्ट हो रहा है? कोई नहीं होता सर। हाँ। सर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मेरा बच्चा आईआईटीएन है हाँ। तो उसने जैसे उसके एग्जाम वो क्वालिफाई करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या कोई भी जो कोचिंग सेंटर होते हैं अपने एग्जाम देते हैं वो क्लियर कर लेते हैं तो वो कुछ फीस माफ कर देते हैं, लेकिन फादर की भी फीस लग रही है, बच्चे की मतलब बच्चे के पेरेंट्स की भी फीस लग रही है, तो वो उस तरह से भी तो ले सकते हैं इसको कि फादर बच्चा कम्पीट भी करेगा और पैसा भी लगेगा, फादर का भी लगेगा और वो फॉरेन भी जाएगा। जी जी उसमें स्कॉलरशिप मिल सकती है उसको, 8th हाउस आ जाएगा सोर्स पे। 8th हाउस आल्सो इंडिकेट स्कॉलरशिप अनअर्न्ड मनी। यदि सोर्स पे 8 आ गया तो आप ये कह सकते हो कि उसको स्कॉलरशिप मिली होगी। हायर एजुकेशन में पीएचडी करने जाते हैं सब स्कॉलरशिप लेते हैं, तो सोर्स में यदि 8 आ गया इट मींस उसको स्कॉलरशिप मिली है। जी 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 ये भी ऐड कर सकते हैं आप जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर एक सवाल है जी सर, मेरा सवाल है जी जी 1 और 6 और 12 आ रहा है, तो उस केस में उसको लोन किसी भी हालत में कंसिडर नहीं कर सकते। उसकी अगर देशकाल पात्र लगाएंगे आप तो बैंक किसी इंडिविजुअल को जो स्टूडेंट है लोन नहीं देगा, तो इट हैज टू बी कंक्लूडेड एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओनली। एंड 6 को एजुकेशन के केस में लोन उसके खुद के ऊपर मिले, भारत देश में तो ऐसा होता नहीं, विदेश में हो सकता है। सर यहाँ तो इसलिए वो लोन का एजुकेशन आईआईटी को मिलता है, आईएम में मिलता है सर, लोन मिलता है। प्लीज आप लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं करें, मैं आंसर करूंगा प्लीज। मैं सर को मैं बताऊंगा, मुझे पता है ये चीज, तो आई विल आंसर। सर ऐसा है कि सभी केवल आपका ग्रेजुएट लेवल पर लोन नहीं मिलता, हायर एजुकेशन एमएस करने जितने भी स्टूडेंट जाते हैं उन सबको लोन मिल जाता है। आपका एमबीए के लिए आईएएस वगैरह में जाओ उनको सबको आगे से आके ऑफर करते हैं, और जितने भी अच्छे मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं उन सभी में लोन खुद बैंक भी ऑफर करता है। हम 1, 6, 12 की बात कर रहे हैं, हम 9 तो उसमें है नहीं, 1, 6, 12 की बात कर रहा हूँ मैं। 1, 6, 12 जिसके ऊपर लोन की बात की गई थी, मैं सिर्फ उस केस की बात कोई वो ठीक है सर, आप भी ठीक है, पर उसमें जैसे सपोज 9 भी आ रहा है या हायर एजुकेशन हमने देख लिया सोर्स लेवल पर, वहाँ पे 9 नहीं देखने की जरूरत है सर। उसमें जो आपका सीएसएल में 9 नहीं भी होगा तभी भी लोन पॉसिबल है, क्योंकि 9 तो हमें देखना है कि उसकी हायर एजुकेशन है या नहीं है। तो हायर एजुकेशन में जब हम नक्षत्र लॉर्ड लेवल पर देखेंगे, सीएसएल लेवल उसके सब लॉर्ड लेवल पर देखेंगे, वहाँ पे 9 होना जरूरी है। आपके सोर्स लेवल पर 9 ये नहीं इंडिकेट करता कि वो हायर एजुकेशन करने के लिए जा रहा है। सोर्स लेवल पर जो भी नंबर है वो इंडिकेट करते हैं कि हायर एजुकेशन उसने ली, उसमें किन किन चीज़ों से उसको मदद मिली या कहाँ पर जाके ली होगी, लाइक किस चीज़ के थ्रू उसका एडमिशन हुआ होगा। तो 9 नहीं भी है बाय द वे उस पर सीएसएल लेवल पर, तभी भी वो सर पॉसिबल है कि वो लोन ले लें। ओके, आई स्टैंड करेक्टेड। होपफुली सर क्लियर हो गया होगा। जी, I stand corrected. सर मे आई एग्जांपल दिस कि जो आईएम के पास बच्चे हैं उनको ओवरसीज फॉर बेटर या जिसे आपने कहा मास्टर्स के लिए या स्पेसिफाइड नॉलेज के लिए विदेश भेजा जाता है और वहां पर फिनांसिंग हो जाती है सर। तो ये 1, 6, 12 लोन भी मिलता है।
तो 1612 वहां पर सर अप्लाई करता है। नहीं सर, वहाँ 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए अनअर्न्ड मनी, सर ने बताया ना अभी, 8 आना चाहिए। सर नमस्कार सर। सर 9 एंड 12 अगर आएगा तो क्या ये बोल सकते हैं कि गुरुकुल में एजुकेशन होगी या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन होगी? सर बोल सकते हैं, एक्चुअली देयर आर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, हम सारे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, मगर देश काल पात्र के हिसाब से देखना है हमें। जो पर्सन हमारे पास कुंडली आएगा, पहली गलती तो हमें ये कभी नहीं करनी कि हम कोई ब्लाइंड कुंडली को एनालिसिस करें। हमारे पास कोई भी पर्सन आएगा तो उससे सारी जानकारी उसी से लेनी है हमें। वो बताएगा भाई मेरी क्या फाइनेंशियल स्थिति है, मेरे बच्चे की क्या स्थिति है, इसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे। हमारे पास आएगा जनरली स्टूडेंट आएगा 10th में पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स पूछेंगे कि ये इसका IIT में हो जाएगा क्या, 11th 12th में पढ़ रहा है, तब हम उसको कुंडली को एनालाइज करेंगे। या फिर वो आपका कई ऐसे लोग होते हैं ग्रेजुएशन किया, अब इसका क्या IIM में हो जाएगा क्या, हम बाहर MS कराना चाहते हैं, हो जाएगा क्या, इसकी इसको नहीं होगी, तो उस केस में हम देशकाल पात्र के हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। ब्लाइंडली इंटरप्रिटेशन में आप सब लोग जितनी बातें कर रहे हो सब सही है, एक भी गलत नहीं है उनमें से, मगर उनमें से लगेगी वही जो उस पर्टिकुलर पर्सन को देखकर हमें अप्लाई करना है। जी धन्यवाद सर। जी जी, और कोई क्वेरीज हो तो बताइए। नमस्कार, गुड नाइट, मैं तो चला। थक गए सब, नमस्कार। आज वाकई क्लास हुई है जो जिसको वेरी प्रोडक्टिव क्लास, थैंक यू सर। नहीं बाकी भी हैं, बट आज तो मतलब जैसे होता है ना कि पर्दा उठ गया। कह रहे थे कि मैं आज थोड़ा क्या चला रहा हूँ, कुछ बोल रहे थे आप। मैंने ये कहा था आज आपने अच्छा डंडा चढ़ाया है जिससे काफी लोग एक्टिव रहे। नहीं वो सबसे रिक्वेस्ट है, आप जितने भी क्लास में हैं, यदि आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो आप क्लास में आ गए हैं तभी आप सीखेंगे, और हम थोड़ा इसको कम्युनिकेटिव रखेंगे। और कम्युनिकेटिव में आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इसको